रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ माया खान। वालेकुम सलाम और मैं हूँ शाहजेब अहमद। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। ईद के बाद हमारा ये पहला शो है। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत ईद गुजरी होगी, अपनों के साथ गुजरी होगी और आप लोगों ने ईद खूब सेलिब्रेट भी की होगी, ईदियां बांटी भी होंगी और बच्चों ने ईदियां ली भी होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ईदी हम सब ने ली अपने बड़ों से और अल्लाह ताला आप सब लोगों के ऊपर अपने बड़ों का साया सलामत रखे। आज से यानी कि 9 मई से प्रॉपरली उनके पहला हफ्ता है, ईद के बाद पीर का दिन है। आज से नॉर्मल जिंदगी का आगाज होगा, लोगों के कारोबार शुरू होंगे, जॉब्स पे सही तरह लोग जा सकेंगे। एक बहुत तवील वीकेंड के बाद जो है बहुत सारी खबरें जो है इस वीकेंड पे हुई। ईद की छुट्टियां भी थी, ईद की छुट्टियों में बहुत सारी चीजें नजर भी आई। बाजार वगैरह काफी देर से जो है तीसरे चौथे दिन जाके खोले क्योंकि शादियों की तैयारियां हो रही होती हैं, लोगों के इवेंट्स आ रहे होते हैं, उसकी भी तैयारी नजर आई। लेकिन एक चीज और भी देखने में सामने आई कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग के बाद इम्पोर्टेड फिल्म्स नामंजूर की सिचुएशन सामने आ गई। उसकी वजह आपको शाहजेब बताएंगे। जो ईद पर फिल्म्स आई उन फिल्म्स पर हमने देखा कि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं, लोग तो बहुत खुश भी हैं और कुछ लोगों की चॉइस भी है माया। कुछ लोग जो है वो पाकिस्तानी फिल्म्स देखते हैं, कुछ हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, लेकिन कहीं प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हमारी मार्केट अभी तक मुझे लगता है एज अ व्यूअर, एज अ अवाम, मुझे लगता है हम अभी तक कंफ्यूज हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चूज करना चाहिए, हमें क्या अच्छा लग सकता है। देखिए अवाम की जब तक थ्रो नहीं करेंगे, ईद का मौका होता है, एक तो बहुत अरसे बाद जाके जो है वो सिनेमाज में मूवीज आना शुरू हुई। जब आना शुरू हुई तो उस पर ये होगा कि हम बाहर की मूवीज देखें या पाकिस्तानी मूवीज देखें, लेकिन फिर हम ये शिकायत क्यों करते हैं कि हमारी मूवीज नहीं बन रही, हमारी मूवीज बननी चाहिए। जब हमारी मूवीज बनती हैं और लगती हैं तो उनको वो ड्यू अप्रिसिएशन नहीं मिलती सर, जो मिलनी चाहिए, वो अटेंशन नहीं मिल पाती। हम फोर्सफुली भी किसी को नहीं दिखा सकते ना। आई एग्री, नहीं दिखा सकते। बात है कि आपकी 4 पाकिस्तानी फिल्म्स आई, 2 पश्तो फिल्म्स आई हैं, 2 पंजाबी फिल्म्स। आप किसी को फोर्सफुली कह नहीं सकते कि भाई आपने पाकिस्तानी फिल्म ही देखनी है। बहुत मार्जिन तो दें, आप मार्जिन तो दें, खेलने का मौका तो दें, मैदान तो दें। अब हमारी फिल्म्स अगर आ रही हैं दुनिया में, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं हिंदुस्तान की भी बात करूं, मैं बाहर की भी बात करूं, हर उनका ईस्टर आता है, न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है, उसमें नई नई मूवीज रिलीज होती है। हमारे जो त्योहार है वो ईद होती है। आप हिंदुस्तान में भी देखिए वो बड़ी बड़ी मूवी जिसमें मुसलमानों का कैरेक्टर्स दिखाया है या मुसलमान हीरो होता है उसमें प्ले कर रहा हो, वो ईद पे रिलीज कर रहे होते हैं या अपने त्योहार। लेकिन बात यह कि अगर पाकिस्तानी फिल्म बिजनेस करेंगी तभी आपको नई फिल्म पाकिस्तान की और बेहतर फिल्म देखने को मिलेंगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जो हमारे फिल्म साज हैं अब वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, खासतौर पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको थोड़ी नाराजगी इस बात पर है कि जब गैर मुल्की फिल्म्स लगेंगी तो पाकिस्तानी फिल्म्स को बिजनेस कैसे मिलेगा, वो तरक्की कैसे पाएंगी, वो आगे कैसे बढ़ेंगी, और अगर पाकिस्तानी फिल्म्स बिजनेस नहीं करेंगी तो फिर मजीद पाकिस्तानी फिल्म्स कैसे बनेंगी। यहाँ तक भी कहा गया कि अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जो हमारे साथ मौजूद होंगे बस उनसे रब्ता कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर हम ड्रामे ही बना ले। देखिए ये डिस्करेजिंग है, बड़ा ये डिसहार्टनिंग स्टेटमेंट है। अगर किसी डायरेक्टर, एक बहुत बड़े डायरेक्टर, एक टैलेंटेड डायरेक्टर की तरफ से फीडबैक आता है तो किसी भी आर्टिस्ट का दिल बड़ा नाजुक होता है शाहज़ेब, वो फौरन जो है डिसहार्टेंड हो जाता है कि हमने आवाम के लिए तो बनाया था। अब हमारे पास हमारी ईद पर एहसन भी आए थे, एहसन ने आकर उस मूवी के हवाले से बात भी की थी, लेकिन ईद पर जो हम बड़ा खुश हो रहे थे, ईद पर आ रही है मूवीज ये और वो। तो अब हम जो है चलते हैं, हमारे आज के मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, एक्टर भी और डायरेक्टर भी, नाउ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स यासिर नवाज साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदा, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है, ईद मुबारक। लेकिन 2 साल बाद फिल्में रिलीज हुई यासिर भाई, और कोविड के बाद ना, हाँ कोविड के बाद सिनेमा घरों में जाके हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि जी बहाल हो जाए, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तानी फिल्म साज बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं इस ईद पर? क्या आप भी नाराज हैं? ये नाराजगी की वजह क्या है? एग्जैक्टली, पाकिस्तानी फिल्म साज नाराज होना उनका बनता भी है। हम बड़ी मेहनत से फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म बनाते हैं, स्क्रिप्ट से लेके शूट से लेके पोस्ट एडिट, तो ये हमारी बड़ी मेहनत होती है फिल्म बनाने में। और इस मरतबा 5 पाकिस्तानी फिल्में आई लाहौर की लोकल रीजनल फिल्म मिला के। तो अब 5 फिल्में माशाल्लाह बिजनेस कर रही थी, सिनेमा घरों में लोगों का आना शुरू हो गया था। हम तीनों फिल्मों ने, हमारी टीम ने प्रमोशन में मेहनत की सिर्फ इसलिए कि लोग सिनेमा देख पाएं। लोग जो 2 साल 3 साल से 2 ढाई साल से जो सिनेमाज बंद थे, तो हमारा मकसद था कि लोग सिनेमा की तरफ आएं, हमारी फिल्में देखें और सिनेमाज को उनकी जो रौनकें हैं वो बहाल हों। अच्छा, अब अचानक से आ गई डॉक्टर स्ट्रेंज। हमने गवर्नमेंट से मांगा था 1 हफ्ता कि हमें सिर्फ 1 वीक दे दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप फिल्म ना लगाएं, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि ना लगाएं। हमने सिर्फ 1 हफ्ता मांगा था कि आप
एक हफ्ता आगे कर दें, ताकि हमारी जो 4 फिल्में हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, वो थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल सके। तो गवर्नमेंट जो है हमें हाँ करती रही, मरियम औरंगजेब साहिबा से लेके चेयरमैन सेंसर बोर्ड और बाकी सब लोग हमें श्योरिटी देते रहे कि फिल्म नहीं आएगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 6 तारीख को अचानक से फिल्म आ जाती है। अच्छा चलें, अब फिल्म आ गई तो जो एज पर लॉ जो है, गवर्नमेंट का लॉ है जिसमें आप 15% से ज्यादा आप शोज नहीं लगा सकते फॉरेन मूवीज में, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंग्लिश हो, आप 15% से ज्यादा शो नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर अफसोस ये हुआ कि 80-90% शोज आपने दे दिए डॉक्टर स्ट्रेंज को। ये तो फिर ज्यादती वाली बात है ना। फिर आप इसका मतलब आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री को अपने हाथ से मारना चाह रहे हैं। हमारी जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये सिर्फ हम 3 डायरेक्टर्स नहीं हैं, हम 3 प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, हमारे साथ कई घर वाबस्ता हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं जिनके घर चलते हैं, जिनका रोजगार चलता है। तो आपने उन 300-400 घरों को आपने बर्बाद कर दिया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि इस एक्ट के बाद क्या प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाएंगे? क्या हमें हिम्मत होगी फिल्म बनाने की? हमारे लिए तो सोचना पड़ेगा कि फिल्म बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो एक जगह हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा को, हम चाह रहे हैं कि लोग सिनेमास की तरफ आएं, जिसके लिए हमने दिन रात एक कर दिया। दूसरी तरफ हमें ये रिजल्ट मिल रहा है सिनेमा की तरफ से। ये एक अफसोसनाक बात है और आप क्या कह सकते हैं। लेकिन यासिर नवाज साहब, क्या इससे, इस एहतजाज से ये तासुर जा रहा है कि हॉलीवुड की, वैसे आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि 15% ही लगनी चाहिए फिल्म, लेकिन क्या ये तासुर जा रहा है इस एहतजाज से कि एक हॉलीवुड की फिल्म जो है वो पाकिस्तान की 5-6 फिल्म पर भारी जा रही है? देखें, डॉक्टर स्ट्रेंज हॉलीवुड की एक फिल्म हम चारों पे भारी है। पहली बात तो आप देखें, फैक्ट देखें ना, हमारी इंडस्ट्री अभी रिवाइवल हुआ है उसका। अभी यंग डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर अभी आना शुरू हुए हैं। अभी सिलसिला बनना शुरू हुआ था तो कोविड आ गया। तो अभी ये कहना तो आपको क्या लगता है कि कोई भी सेंसिबल आदमी सोचेगा कि हॉलीवुड या बॉलीवुड के हम बराबर हैं? ये सोच सकता है कोई? हम अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं। हम अभी पाँव पे खड़े भी नहीं हुए हैं, एकदम क्रॉल कर रहे हैं, एकदम चलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह पाँव पे खड़े हो जाए। सही बात है। तो ये बात तो हकीकत है, ये बात कि हम अभी छोटी इंडस्ट्री है। अभी तो मार्जिन लेना है, अभी तो बेबी स्टेप्स लेने हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाके मैच्योर होगी और आहिस्ता जाके जो है वो रिवाइवल आएगा। लेकिन एक चीज और भी है अदा कि मुझे लग रहा है, अब एक जहन में एक सवाल आया है कि नाइंसाफी सिनेमा ओनर्स की तरफ से भी हुई है कि उन्होंने सही तरीके से टाइम स्लॉट नहीं दिया मूवीज को। ऐसा भी कोई सिनेरियो हुआ है? बिल्कुल हकीकत है। सिनेमा मालकान की तरफ से भी कुछ ज्यादतियां हो रही हैं। देखें, हम ना सिनेमा के दुश्मन हैं और ना हम तो चाहते हैं कि लोग सिनेमा की तरफ आएं। हम तो चाहते हैं कि हमारी फिल्में देखी जाएं। तो कुछ ज्यादतियां हुई हैं, कुछ कम किए गए हैं, कुछ जगहों से शोज उतार दिए गए हैं, चलते शोज उतार दिए गए हैं। तो ये ज्यादती तो हुई हमारे साथ और सबने नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये सबने किया। जिस कैप्री सिनेमा है आपका कराची का, तो वो उसने अपना जो डॉक्टर स्ट्रेंज का शो था उसको रात 1 बजे कर दिया। उसने कहा मैं अपने पाकिस्तानी शोज नहीं हिलाऊंगा। तो ऐसे लोग भी हैं। तो कुछ जाती हुई है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि हम और आप एक हैं। हम फिल्म बनाएंगे तो ही आपका काम चलेगा। और दूसरा, इंग्लिश फिल्में कितनी आती हैं साल में, हिट फिल्में जो आती हैं 2, 4, 6, तो इससे क्या सिनेमा चल सकते हैं? तो जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे फिल्म कैसे बनाएंगे? ये तो मिल बांट के काम होता है ना, कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें। हम पूरी कास्ट को लेके जगह जगह जा रहे हैं सिनेमाज में। अभी ईद पे हमने गेस्ट बैठे हुए घर पे, मेहमान बैठे हुए, उनको छोड़ के हम कास्ट को लेके भागे फला सिनेमा, इधर से शो खत्म हुआ उधर सिनेमा, सिर्फ इसलिए कि लोगों को अट्रैक्शन लगे कि भाई जाओ सिनेमा में कोई ना कोई कास्ट नजर आएगी। तो ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अदनान भी कर रहा है, ये वजहात भी कर रहा है। अपनी कास्ट को लेकर जगह जगह जा रहे हैं हम लोग, तो लोगों को लाने के लिए कर रहे हैं ना। तो आप हमसे हैं, हम आपसे हैं, हम तो कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट का है। बात यासिर भाई आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक फिल्म से कई लोग वाबस्ता होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट बॉयज होते हैं, पूरी टीम्स होती हैं, उसमें कई 100 लोग शामिल होते हैं, कई 1000 लोग शामिल होते हैं और उन सबका रोजगार चल रहा होता है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि फिल्म आने के बाद हमें इस वक्त सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है कि कभी रिवाइवल हो रहा है। अभी हम सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे तो मजीद अच्छी मूवीज बनेंगी। लेकिन यासिर भाई, यहाँ पे आपको लगता है कि अवाम को तफरीह देने के लिए ज्यादा जो मज़ाहिया फिल्म हैं वो पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं?
देखिए ये सिलसिला था इससे पहले जितनी भी ईद आई है, लेकिन इस ईद पे अगर आप थोड़ा सा चेक करें तो घबराना नहीं, कॉमेडी फिल्म है। पर्दे में रहने दो एक सोशल फिल्म है, सोशल मैसेज है। आपकी दम मस्तम एक लव स्टोरी, रोमांटिक लव स्टोरी मूवी है, और मेरी मर्डर मिस्ट्री चक्कर और सस्पेंस। लेकिन चारों कमर्शियल फिल्म्स हैं और चारों अच्छी फिल्में हैं। और दूसरा ये बात है कि ये बात मानता हूँ मैं इस बात को कि कॉमेडी की रीत हम लोगों ने नहीं डाली, हमारे 2-4 डायरेक्टर्स जो मुझ समेत, कि हम कॉमेडी फिल्म लेके आते थे ईद पे, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए थी लोगों की। हमारी कॉमेडी माशाल्लाह दुनिया जहां में जो जहां जहां उर्दू समझी जाती है वहां हमारी कॉमेडी को पसंद किया जाता है। तो हमें ऑडियंस को लाने के लिए जाहिर सी बात है हम अभी उसमें हैं, प्रोसेस में हैं, फिल्म इंडस्ट्री के जो इसका जो एक मेथड है उसके हम प्रोसेस में हैं। तो हमें अभी फिलहाल सपोर्ट की जरूरत थी कॉमेडी फिल्म की। लेकिन अब चौथी फिल्म मेरी अगर मर्डर मिस्ट्री है, इसका मतलब या वजहात की सोशल सब्जेक्ट पे बनी हुई फिल्म है, इसका मतलब हम चेंज ला रहे हैं ना। हमें चेंज नजर आ रहा है सिनेमा में। 4 फिल्में हैं, चारों डिफरेंट सब्जेक्ट पर है और चारों चल रही है माशाल्लाह। तो ये बात सही है कि दूसरा एक और भी इसकी रीजन है कि हम बहुत ड्रामे से बहुत क्लोज है, हमारी आवाम और हम लोग ड्रामे के बहुत क्लोज है। तो हम ड्रामा देखते थे हमेशा, ईद पे कॉमेडी ड्रामा, चाहे वो पीटीवी हो चाहे वो प्राइवेट चैनल्स हो। ईद आई है कॉमेडी ड्रामा आता था। तो ये एक बन गया दिमाग में, ईद का मतलब कॉमेडी ड्रामा चलेगा, तो ईद का मतलब कॉमेडी फिल्म होगी। जबकि दुनिया जहां में ऐसा नहीं होता। दुनिया जहां में फिल्म आती है ईद पे, कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म होती है जो आपको एंगेज करती है, आपको हुक करती है। दुनिया जहां में यही होता है। ये तो हमने एक रीत बना ली थी ड्रामों को देख के फिल्म की तरफ, लेकिन वो चेंज होगा अब अगर अच्छा सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है वाकई में कि हम लोगों का एक माइंड सेट हुआ हुआ है। लेकिन अगर जरा सा बिजनेस की बात करें यासिर भाई, तो अब तक कुछ बता सकते हैं पाकिस्तानी फिल्मों ने कितना बिजनेस, कोई एक नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? और अगर ये हॉलीवुड वाली फिल्म ना लगती, हॉलीवुड की फिल्म ना लगती, तो कितना बिजनेस हमारा हो जाता, कितना हमारी इंडस्ट्री को फायदा हो सकता था, जैसे आपने कहा? देखिए फिल्म ईद का, क्योंकि मेरी चौथी फिल्म है और चौथी फिल्म ही मेरी ईद पर आई है। तीनों फिल्में मेरी पिछली ईद पर थी और ग्रेजुअली बिजनेस इसका, फिल्म ईद का क्या होता है कि शुरू के 3-4 दिन जो होते हैं आमतौर पर वो लोग जाते हैं जो छड़े छाड़ दोस्त यार ग्रुप, कोई सेल्समैन है, कोई वर्किंग, कोई किसी शॉप पे काम करता है, जो आमतौर पर रूटीन में फिल्म देखने नहीं जाता, वो ईद पे निकलता है कि दोस्तों के साथ एक हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है। तो आमतौर पर ईद के 3 दिन अपने ग्रुप के साथ जाता है। फिर चौथे 5वें दिन से फिर फैमिलीज निकलना शुरू होती हैं जो रेगुलर जाती हैं फिल्म देखने के लिए। फिर वो सिलसिला चलता है कोई 12-15 दिन, 15 दिन तक, कि चलो भाई फैमिली चलते हैं, ग्रुप बनाते हैं फैमिलीज के साथ। ये सिलसिला चलता रहता है। तो फिल्म बिजनेस कर रही थी। अब वही वाली बात है कि हमारा जो कीमती टाइम था, जो इम्पोर्टेंट टाइम था हमारा, वो चला गया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अगर हफ्ते बाद लगती है, 2 हफ्ते बाद भी लगती ना, लोग देखने आते। ये तो नहीं है ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज लगी है चलो भाई दुबई चलो। इस तरह के लोग कितने लोग हैं। तो और हम तो ये कह भी नहीं रहे हैं सर, हम तो कह भी नहीं रहे हैं कि फिल्म को अब आप ड्रॉप कर दें। हम कह रहे हैं 15% शो दें, बाकी हमें दो, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें शोज। तो बिजनेस करती है ईद पे, जाहिर सी बात है हमें भी ईद की जरूरत है। हमें अभी ईद की जरूरत है, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं फिल्म ईद पर आए, लोग निकलें देखें और हम कुछ बना सकें। हम, और यकीन माने, हम बजट वाइज देखा जाए तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि जो हमारा पैसा लगा है वो आ गया, हम उसमें खुश हो जाते हैं। हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई ढेर सारा कोई बैंक बैलेंस। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो हमने लगाया है वो हमारे पास आ जाए। लेकिन यासिर भाई यहाँ पर जी वो वापस आ जाए। यासिर भाई यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम देखते हैं हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्म मुसलसल आ रही होती हैं, साल भर आ रही होती हैं, इंतजार नहीं किया जाता किसी एक मौके का। आप समझते हैं कि हमें भी ईद का इंतजार नहीं करना चाहिए? ईद पे हम 4-5 मूवीज रिलीज कर देते हैं। हम हर कुछ अगर अरसे बाद मूवीज रिलीज करेंगे तो उससे जो ऑडियंस है वो एंगेज रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। उस बहुत बड़े गैप के बाद फिर हम ईद पे मूवीज रिलीज करते हैं। खैर अभी जो कोविड का मामला था 2 साल से, उसको अगर हम बिल्कुल अब साइड पे रख दें, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम हर कुछ अरसे बाद एक मूवी रिलीज करेंगे तो लोग एंगेज रहेंगे, सिनेमाज जाते रहेंगे। जो बहुत बड़ा बीच में गैप आ जाता है उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आती है। देखें, ईद पे फिल्म लाने की रीजन सिर्फ ये होती है कि अभी हम 3-4 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हिट फिल्म दी हैं। चाहे उसमें एहसन रहीम भी है, नबील है, नदीम है, मैं हूँ। ये 4-5 डायरेक्टर्स हैं गिनती के, जिन्होंने ईद पे कुछ हिट फिल्में दी हैं जिनको लोगों ने देखा है, पसंद किया। अच्छा, क्या होगा कि जब क्योंकि हमारे पास ब्रांड नहीं है, हमारे पास उस तरह के स्टार्स नहीं है, या उस तरह के डायरेक्टर्स नहीं है, या उस तरह का फिल्म बैनर नहीं है जिसपे लोग कह रहे हैं ये फलां डायरेक्टर की है, ये फलां एक्टर की फिल्म अच्छी होगी। अभी नहीं है हमारे पास।
हमारे स्टार्स हैं, टीवी के स्टार्स हैं, लेकिन पैसा खर्च करके सिनेमा में आने के लिए वो स्टार्स अभी तक हमारा पुल नहीं है हमारे पास। तो हम अभी देखा जाए तो अपना नाम बना रहे हैं, अपनी अच्छी फिल्म बना के, ताकि एक दफा जब लोगों को यकीन आ जाए कि भाई ये ब्रांड, ये डायरेक्टर या ये प्रोड्यूसर या ये एक्टर होगा तो फिल्म अच्छी होगी, हमें ये देखनी है। तो जब ये ब्रांड बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ईद से साइड में हो जाएंगे। मुझे शायद मैं ये फिल्म ईद के बाद ले आता, लेकिन कोविड की वजह से मैं डर गया था कि कोविड है और पता नहीं लोग निकले ना निकले, लोग सिर्फ ईद पे निकले, जेब में पैसा होता है उनके, तो मैं उस खौफ से मैंने फिल्म ईद पे रिलीज की। नहीं तो अगर ये नॉर्मल रूटीन वाला टाइम होता तो शायद मैं ईद के बाद लगाता इसको, लेकिन मैं डर गया था, सिंपल साफ सी बात है। मुझे घबराहट हो गई थी कि लोग शायद ना आए ईद के बाद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और ग्रेजुअली शो हमारे फुल भी जा रहे हैं, भर भी माशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं इसको। तो ये है कि ईद अभी हमें जरूरत है, ईद की हमें जरूरत है। हॉलीवुड या बॉलीवुड को ईद की जरूरत नहीं है, ये हमें जरूरत है ईद की अभी। इस वक्त जब ये ब्रांड बन जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे आगे, और फिर नए डायरेक्टर्स आएंगे जो ईद पे आएंगे अपने आप को। बल्कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस मौके पे सिनेमाज जाएं, जितनी पाकिस्तानी मूवीज हैं वो जरूर देखें और रिव्यू दें उसके बाद, अगर आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि 3-4 आपके पास ऑप्शंस है पाकिस्तानी मूवीज नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, उस कैमरामैन के लिए जाइए, उस असिस्टेंट के लिए जाइए, उस फ्लोर मैनेजर के लिए जाइए, उस आर्टिस्ट के लिए जाइए, उस पूरी टीम के लिए जाइए। कोई ना कहीं किसी न किसी रिस्क जुड़ा हुआ है। यासिर भाई बस एक चीज बता दें आखिर में, आप किस ऐसा ओवरऑल सिचुएशन को किसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, हुकूमत पर या सिनेमा मालिकान पर? सर जिम्मेदार तो देखा है तो गवर्नमेंट भी है इसमें, और सिनेमाज भी हैं, क्योंकि विक्टिम तो हम ये दोनों तो आप नजर आ रहे हैं कि इन्हीं की वजह से फिल्म रिलीज हुई और इन्हीं की वजह से फिल्म चल भी रही है। तो ये तो आपको नजर आ रहा है कि कौन जिम्मेदार है। हम तो बनाने वालों में से, हम तो लोगों को लेके आने वालों में से, तो हम तो खैर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते। नॉट एट ऑल यासिर भाई, आपके लिए तमाम डायरेक्टर्स जिससे आप लोगों ने मेंशन भी किया, चाहे वो वजाहत हो, चाहे वो अदनान भाई हो, या तमाम प्रोड्यूसर यासिर नवाज हो, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। लेकिन आवाज उठाई आपने, सबसे अच्छा ये किया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर सबसे बड़े पाकिस्तान में ऑफिस से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि वेदर डिपार्टमेंट है, यानी कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। किस चीज का? वक्त एक बात हमारे साथ रहेगा। चले मूवी देखने में आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे हम हीट वेव का। इतना मुझे खुश नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हीट वेव वाकई अब बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, और बाहर निकलने से पहले एक बार जरूर सोचें, या एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा जो है ना वो प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो जरूर लें। सर ढांप लें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको माया बताएंगी कि असल मसला क्या है। जनाब, मौसम इस बार मई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट लेकर आएगा, और इस वक्त ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में 8 से 10 डिग्री तक का फ़र्क आने वाला है। ये महकमा मौसमियात की तरफ से है। 12, 13 और 14 के वो जो दिन हैं, स्पेशली सिंध के हवाले से इस बात पे अलर्ट जारी किया गया है कि जनाब शदीद गर्मी होगी। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक आपने जो है शदीद एहतियात का जो है वो अपने साथ रखना है। लोगों को भी कोशिश की गैर जरूरी आप ना निकलें, लेकिन इस पर मजीद जरा डिटेल में और जरा टेक्निकली इसको समझने। लेकिन आप ये कह रही हैं कि गिलगित से लेकर और आपके सिंध तक बलोचिस्तान भी, सब में 9 से 10 डिग्री का इजाफा है दर्जा हरारत, और बहुत ज्यादा भारी मई होने वाला है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एहसास हो भी रहा है, बाहर निकलो ना अभी भी, हालांकि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो फील लाइक बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर बहुत फील लाइक। हालांकि सुबह में अगर जब हम ऑफिस आए तो उस वक्त था 28, आज से कम 28, ज्यादा से ज्यादा 33-34 डिग्री का है फोकास्ट। फील लाइक 40 है, फील लाइक 30, 35, 36 आ रहा है। हमारे साथ वेदरमैन जवाद मेमन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो ईद के बाद पहला शो है, ईद मुबारक हमने आपको जाने से पहले भी किया था, बट आपने पहले ही बता दिया था कि गर्मी बहुत शदीद आने वाली है। लेकिन 12, 13, 14 मई और ये क्या अलर्ट जारी किया है, कितना खतरनाक हो सकता है? जी जवाद भाई। जी वालेकुम सलाम आप सबको। बिल्कुल माया, आपको याद होगा कि हीट वेव का जिक्र जरूर हुआ था, और अब जो है ये रियलिटी है कि आज से लेके तकरीबन 15 या 16 मई तक जो है ये हीट वेव कंटिन्यू करेगी।
काफी सीवियर शिद्दत की है। अगेन मामूल से जो है जिस तरह आपने भी बताया कि 8 से 10 डिग्री जो है वो मामूल से ज्यादा टेम्परेचर रहने वाले हैं। कराची से खैबर तक पाकिस्तान के तकरीबन एरियाज को जो है ये अपनी लपेट में आज से लेना शुरू कर देगी। यानी कि भाई फिर खास तौर पर कोई ऐसे इलाके या कोई ऐसे शहर हैं ज्यादा इफेक्टेड होंगे, या आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो गिलगित से लेकर और सिंध तक और बलूचिस्तान तक, पंजाब तक, हर जगह ही ये जो दर्जा हरारत है वो 8 से 9 डिग्री बढ़ेगा? शायद तकरीबन हर जगह ही इसके इफेक्ट आना शुरू होंगे। इसमें अगर कराची की बात करें तो कराची में इतना ज्यादा टेम्परेचर शायद ना हो। उम्मीद ये की जा रही है कि 38 से 40 डिग्री, कुछ एरियाज में 41 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन अगेन आपको पता है कि कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो फ्रीज लाइक टेम्परेचर अगेन 45 से 40 डिग्री भी कुछ एरियाज को टच कर सकता है। इसमें जो स्पेशली जो इलाके हैं जिसमें हीट इफेक्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो साउदर्न पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, सेंट्रल पंजाब और सिंध के जो मैदानी इलाके हैं जिसमें अपर सिंध, सेंट्रल सिंध आ जाता है। इन एरियाज में जो है वो शदीद गर्मी रहेगी और 8 से 10 डिग्री जो है वो मामूल से ज्यादा टेम्परेचर देखने में आएंगे। और आज से इसकी शिद्दत स्टार्ट हो गई है, अगले 1 से 2 दिन में जो है ये अपनी पीक इंटेंसिटी की तरफ जाएगी। तो जवाद भाई, इसका मतलब है ये 12 से 14 तक की जो फोरकास्ट आई है और ये प्रेडिक्शन आई है, इसमें शदीद हीट वेव का जो है आने का एक खदशा भी है, और किस हद तक जो टेम्परेचर जा सकता है? जी बिल्कुल माया, 11-12 मई से लेके 13-14 मई तक वो इसकी पीक इंटेंसिटी रहेगी। और अगेन टेम्परेचर की आपने बात करी तो जिस तरह पिछली दफा हमने देखा था कि पंजाब के मैदानी इलाके और सिंध के जो मैदानी इलाके हैं अगेन 48 से 39 डिग्री, कुछ एरियाज को जो है वो दोबारा 50 डिग्री भी जो है वो टच करता हुआ नजर आ सकता है इन एरियाज के अंदर। अच्छा जवाद भाई, जैसे माजी में हम देखते रहे हैं और हमने ये भी देखा कि हीट वेव बड़ी खतरनाक किस्म की पाकिस्तान में आई है, खासतौर पर कराची में भी, तो क्या ये माजी से ज्यादा खतरनाक हीट वेव साबित होने जा रही है इस बार की? नहीं शाजिब भाई, ये इतनी ज्यादा तो खतरनाक ऐसे नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम सीवियर अलर्ट जो है वो दे चुके हैं, हम भी दे चुके हैं, ऑफिशियली भी जो है महकमा मौसमियात की तरफ से भी आ चुके हैं। तो एक तो लोग एहतियात करें, दूसरा ओवरऑल जो है गैर मामूली टेम्परेचर जरूर हैं, लेकिन इतना ज्यादा उम्मीद है कि कोई खतरनाक इतना उस हद तक नहीं जाएगी जिस तरह हमने माजी में देखी है, स्पेशली 2015 में जब कराची में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। शुक्र है। तो उस दौरान ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी, फ्रीज लाइक टेम्परेचर 48-50 तक चले गए थे। उम्मीद है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। इलाहुल आलमीन, थैंक यू सो मच जवाद भाई। कम से कम आपने ये तसल्ली दे दी कि शाहजेब वाले सवाल पे कि कम से कम उस तरह वाली हीट वेव नहीं होगी, या उसको जो कम से कम उसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, ये आसानी रहे। और इंशाल्लाह आपसे फिर पूछेंगे और फिर वक्त लेंगे कि मानसून का आपने कहा था ईद से पहले कि प्री मानसून भी जरा सा हो सकता है, अल्लाह करे कुछ शावर्स आ जाएं और हीट पर जो है, क्योंकि हम सुनने में आया कि जनाब वो बारिश हुई थोड़ी सी तो जमीन से तपिश थी ना वो इतनी निकली है कुछ इलाकों में, या बॉर्डर के उस पार भी हमने कुछ ऐसे राजस्थान वाले जो एरियाज होते हैं उनमें हमने सुना कि बारिश आई तो बहुत गर्मी हो गई, हब्स हो गया। हर चीज सोशल मीडिया पे आने जो है वो पॉजिटिव नहीं होती या सही नहीं होती, या कहते हैं ना कि ऑथेंटिक नहीं होती। ये प्लेटफॉर्म किसी भी खबर को हर शख्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है, लेकिन कोई भी खबर किसी भी तरीके से किसी भी हद तक पहुंच सकती है। उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है, उस खबर का ठीक होना बहुत मैटर करता है, सोर्सेज जो हैं वो ठीक होना बहुत मैटर करता है। तो लेकिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि अक्सर बहुत मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट शेयर की जाती हैं। तो सोशल मीडिया पर जो इस किस्म की पोस्ट शेयर की जाती हैं जो कि काबिल एतराज़ पोस्ट हैं, उससे मुतालिक खबरदार किया है FIA ने, और ये कहा है कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ या जो इस किस्म की पोस्ट है वो नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस किस्म की पोस्ट करता है तो खासतौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। शुक्र है अल्लाह का। अब एक और चीज आई, क्योंकि हम स्पेशली जब हम लोग होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनको बहुत आता है जिसके बारे में जो भी दिल चाहता है वो लिख देता है, और इसके ऊपर ये है कि जनाब बाग़ियाना पोस्ट नहीं होनी चाहिए, FIA का कहना है। और अगर कोई इस तरह के जो है वो कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ बकौल तारकीन वतन के बारे में कहा जाता है कि जो बाहर बैठ के
पोस्ट लगा रहे हैं शायद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई हो सकती है। FIA कह रहा है कि उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा सकता है। सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब वो किस किस्म के मसाइल पैदा कर रहा है, खासतौर पर जो झूठी खबरें, यही सब कुछ हमें समझना है। और ये समझने के लिए हमने राब्ता किया है साबिक एडिशनल DG FIA और पाकिस्तान के बानी अमार जाफरी साहब से। अमार साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल तो खास तौर पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल खबरें जो हैं वो झूठी शेयर की जाती हैं, एडिट करके शेयर की जाती हैं। बहुत से लोग बाहर के ममालिक में बैठे होते हैं, वहां से शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो ये कानून खासतौर पर जिसकी बात की जा रही है कि अगर कोई तारकीन वतन भी हैं वो भी इस किस्म की पोस्ट शेयर करते हैं तो उनका नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा सकता है। सर इस हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा पहले, तो इसका मतलब क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत टाइमली एक्शन लिया है मैं समझता हूँ FIA ने, क्योंकि ये लग रहा था कि फ्री फॉर ऑल हो गया है, जो मर्जी जहाँ मर्जी कह दे। देखिए पहले मैं इसके कानूनी हवाले से बात करूंगा, फिर हम इसके सोशल हवाले से बात कर लेंगे। जो पीकास 2016 कानून है, जो उसका सेक्शन 20 है, वो बिल्कुल क्लियरिटी से बताता है कि अगर आप किसी को डिफेम करेंगे, अगर आप उसके खिलाफ कोई ऐसा मवाद देंगे जिसके जरिए वो बदनाम हो सकता है, तो आपके खिलाफ पर्चा कट सकता है। ये सेक्शन 20 कहता है पीका का। पहली बात ये है। अच्छा, उसमें जरा जो सजाएं हैं वो कम हैं, क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल है और उसकी जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट लेती है। FIA केस तैयार करके शिकायत के ऊपर कोर्ट में भेजता है, कोर्ट और वो बेलेबल भी है, तो शायद लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन जो PPC का हमारा कानून है, सेक्शन मतलब 500, वो 500 से लेकर 1 2 3 4 5 तक वो बड़ा क्लियर है। अच्छा, FIA जो एक्ट है 75 का, उसके मुताबिक FIA अपने जो अथराइज कवानीन है उसके साथ एनेक्स कर सकता है पाकिस्तान के वो कवानीन जो PPC भी शामिल है, जिसके ज़रिए केस को मजबूत बनाया जा सके। तो स्पेशली जिस रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ बात करना, उसके अंदर या उन इदारों के अफसरों के खिलाफ बात करना, उसके हवाले से जो PPC का जो 505 है, 505 है, बहुत क्लियर है। क्योंकि जो डिफेमेशन है वो पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, इदारों के लेवल पे भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हो सकती है। तो जो 505 है वो बड़ा क्लियर है PPC का, कि उसमें बाकायदा दफाई इदारों का नाम लिया गया है उसके अंदर, और वो जो है वो नॉन बेलेबल भी है, और वो उसकी सज़ा भी 7 साल है, उसमें बहुत बड़ी जुर्माना भी है। तो उसमें अगर FIA पर्चा देती है और वो देती है सेक्शन 20 के साथ, जो उसका अपना कानून है, और रेड विद PPC 505, तो वो एक बड़ा सीरियस केस बन सकता है इसके ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि जो बाहर लोग बैठे हैं और ये जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बाहर जाने से ये नहीं होगा कि उस मुल्क के शहरी हो गए हैं। अगर इन्होंने नाइकॉब बनाया हुआ और ये उस मुल्क के शहरी भी हैं, तो वो जब भी पाकिस्तान आएंगे तो उन्होंने अगर कोई ऐसी हरकत की होगी जो पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये बड़ा क्लियर बात है, जिसमें ये मैंने 2 जो कानून बताए, तो उनके खिलाफ यहाँ पर्चा भी कर सकता है और उनको एग्जिट कंट्रोल पे भी डाला जा सकता है। जी का ठीक। अच्छा अमर भाई, एक सवाल और आ रहा था आपकी बात से। आप बड़े क्लियर बता रहे हैं कि पीका सेक्शन 20 PPC 505 जो है वो डिफेमेशन का बनता है। अक्सर औकात पता नहीं होता, फर्ज कीजिए जरा उस पर भी रहनुमाई कीजिएगा, कोई अगर आपको डिफेम करता है, चाहे वो आपके ID या आपके सोशल हैंडल्स पर हो या कहीं और आपके बारे में हो, लेकिन उसकी ID का पता ना हो, उस सूरत में क्या कानूनी कार्रवाई होगी? जी सर। उसमें यह है कि जो FIA है उसका राब्ता उन तमाम इदारों के साथ है। इसमें फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, जितने भी सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं। तो अगर लेट्स से कोई मेरी फेक ID बनाता है, तो ये ट्रैक करना कि वो फेक ID किसने बनाई है को बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर उसको जिस प्लेटफॉर्म पे फेक ID बनाई गई है वो ताउन करें, और इंटरपोल के ज़रिए, चूँकि जो इंटरपोल का इदारा है वो भी FIA ही उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उनको ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस सिलसिले में हमें FIA के मुताल्लिका सेक्शंस की इदारों की कैपेसिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह FIA का वो इदारा जो इसके ऊपर काम कर रहा है, मैं उसका सरबराह भी रहा हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका फाउंडिंग हेड हूँ, यानी मैंने उसको बनाया था। इसलिए मैं बड़ी क्लैरिटी से समझता हूँ कि जब वो इदारा बना था
तो उसकी ऊपर प्रेशर और था, आज उस पर डिफरेंट प्रेशर है। मैं समझता हूँ आज FIA के ऊपर जो मैक्सिमम प्रेशर है वो साइबर की दुनिया का है। तो मैं ये समझता हूँ माशाल्लाह उन्होंने रिसेंटली अपने इदारे को बड़ा भी किया है, मजबूत भी किया है, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का, चीज़ों का, तो उनको भी मजीद इम्पावर करने की जी अमर साहब सॉरी आप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई तस्दीक नहीं की जाती, कोई पोस्ट शेयर कर दी जाती किसी की जानिब से। एक तो पोस्ट है कि किसी ने कुछ शेयर किया है, लेकिन हम उसको आगे भी शेयर कर रहे होते हैं बगैर तस्दीक किए हुए, तो क्या वो भी उतना ही कसूरवार है जहां से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उससे? ये स्पेसिफिकली जो सेक्शन 20 है उसके 21, 22 में ये एग्जैक्टली अगर आप कभी डिटेल बेस पे प्रोग्राम करें तो पीका 16 को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें बड़ी चीजें क्लैरिटी से बताई गई हैं और उसके अंदर ये मौजूद है। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कि मैं कहूँ जी मुझे पता ही नहीं था कि मैंने आपके खिलाफ क्या कह दिया, ऐसा नहीं है। जिस तरह आम जिंदगी में चौक पे खड़े होकर किसी को गाली निकालना या थ्रेट करना एक जुर्म है, बिल्कुल कानून शहादत के तहत जो BPC 161 है उसके तहत यही चीज अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो वही कानून आप पे अप्लाई हो जाएगा। पहली बात तो ये है, अगर कोई एविडेंस मौजूद है इसके ऊपर कि जी ये आपने किया, तो वो तो एविडेंस इंटरनेट पर तो एविडेंस अवेलेबल है, वो आपको ट्रेस बैक कर रहा है एविडेंस। तो उसके अंदर ये है कि अगर सिर्फ आप शेयर भी करते हैं, जो लोग कर रहे हैं आमतौर पे, तो आप उतने ही जुर्म में शामिल हैं जितने के वो करने वाला है। थैंक यू अमर सर, इंशाल्लाह इस तरह आपने क्लियर किया है ना काफी सारी चीजें, मेरे जहन में और भी सवाल है, मैं डेफिनेटली हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। आपने पीछे का सेक्शन 16 और BPC 161 की भी आपने बात की, इस पर भी हम क्लैरिटी लेंगे और ज़रूर आपसे वक्त लेंगे दोबारा। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए खैर आफियत वाले मामला फरमाए। और अब हम चलेंगे उन परों के बारे में जो मुर्गी को भी लग गए और मुर्गी की कीमतों को भी। मुर्गियों को तो पहले ही पर लगे हुए थे बस ये कि अब जो उनकी कीमतें हैं उनको पर लग गए। और हम ये देख रहे हैं कि जो सिंध में मुर्गी का गोश्त है वो 600 रुपए किलो से तजावुज कर गया है। कोयटा में ब्रॉयलर चिकन जो है वो 650 रुपए किलो पर फरोख्त हो रहा है। लाहौर में भी कीमत 460 रुपए हो गई है। ये तो वो कीमतें जो हम बता रहे हैं। कुछ दुकानदार ऐसे भी जो अपनी मर्जी से कहीं पे भी कीमतें मजीद बढ़ा देते हैं। मैंने दाल बनवाई इसीलिए कल। बिल्कुल, हम प्रोटीन का दूसरा सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दाल, अब दाल ही महंगी हो जाएगी मुझे लग रहा है लेकिन खैर फैसलाबाद में भी मुर्गी की गोश्त है वो आम शहरी की पहुंच से दूर है। इसी पर मजीद अपडेट हम हासिल कर रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज से। पहले ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। बाद में चिकन के रेट्स जो हैं अचानक बढ़ा दिए गए हैं। चिकन की जो फ़ी किलो कीमत है गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 100 रुपये फ़ी किलो जो है इजाफा हुआ है, जिसके बाद आज का जो रेट्स है 510 रुपये फ़ी किलो चिकन जो है फ़रोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ मार्केट है जिनमें सत्याना रोड, शेखपुरा रोड, जंग रोड, इसके अलावा जड़ावाला रोड, गुलाम अहमदाबाद, जिन्ना कॉलोनी और दीगर इलाकों में इससे भी ज़ायद रेट्स पर 520 रुपये 530 रुपये फ़ी किलो रेट्स जो है इस पे चिकन फ़रोख्त हो रहा है। अगर रेट्स की बात की जाए तो ईद पे रेट्स जो थे वो 470 से 80 रुपये किलो जो है चिकन फ़रोख्त होता रहा है, लेकिन अचानक इसमें गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता रोज़ 50 रुपये, आज भी 50 रुपये फ़ी किलो चिकन इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। शहरियों का कहना है कि जो बीफ की कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसी तरह मटन की कीमत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ चिकन ही बचता है उनके खाने के लिए, तो चिकन ना पहुँच से दूर होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और चिकन लेने से भी वो महरूम हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो फ़ाल हों, मज़ीद फ़ाल हों, ताकि रेट्स की में कमी लाई जा सके और उनको चिकन खाने की सहूलत जो है आसानी से मैसर आ सके, चूँकि चिकन के रेट्स आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो पीछे जो मार्केट है वहाँ से रेट्स बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुराक जो है चिकन की वो बढ़ाने की वजह से रेट्स बढ़ते हैं, इसलिए खुराक के रेट्स को भी कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तो फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा 92 हमें बता रहे थे। सिर्फ फैसलाबाद में ही नहीं, बाकी पूरे पाकिस्तान में नहीं, पेशावर में भी कुछ कम कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। वहाँ पे भी अचानक से कीमतों में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक जंप नजर आया है। जिस तरह मैंने कहा ना कि परों मुर्गियों के साथ साथ अब कीमतों को भी पर लग रहे हैं, लेकिन साथ साथ डीलर्स क्या कह रहे हैं पेशावर में। हमारे नुमाइंदा 92 वकास बुनेरी से जानते हैं। वकास भाई जरा बताइएगा कि चिकन की कीमत जो बढ़ रही है, डीलर्स का क्या कहना है, व्हाट इज हैपनिंग भाई?
ईद के बाद ये तवज्जो जा रही थी कि पेशावर और मुल्क भर में चिकन की कीमतों में तो कमी ज़रूर आएगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है चिकन का। लेकिन जब ईद आई और चिकन का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा और लोगों ने अपने लिए ईद की दावतों के लिए चिकन ख़रीदना शुरू किया, तो उसके बाद चिकन की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। पेशावर के मकामी मार्केट में अभी तक चिकन की कीमतों में 70 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो के हिसाब से इजाफ़ा हो गया है। यहाँ पर ज़िंदा मुर्गी की कीमत गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 70 रुपये से ज़ायद इसमें इजाफ़ा हो गया है। मकामी मार्केट में जब हमने पता लगाया कि ऐसा क्यों है, तो दुकानदारों की जानिब से ये जवाब सामने आया कि ईद के बाद जो मकामी मार्केट है, तो यहाँ पर मकामी सतह पर जितने भी लोग चिकन की फार्मिंग करते हैं तो उनकी जानिब से सप्लाई होती थी, तो इसलिए चिकन की कीमतों में कमी आ गई थी। लेकिन जब उनकी सप्लाई ख़त्म हो गई और मकामी मार्केट में जितने भी फार्मर्स थे तो उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कीमतें अचानक बढ़ना शुरू हो गई। दूसरा मसला मकामी मार्केट में ये बताया जा रहा है कि अब चूँकि पंजाब से ये चिकन सप्लाई होता है, तो इसलिए उस पर किरायों के साथ साथ दूसरे जो अखराजात है उसमें भी इजाफ़ा होता है, और मुर्गी दाना जो चिकन का फीड होता है तो उसकी कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। तो इसीलिए फ़ी चिकन के हिसाब से एक चिकन पर 400 रुपये से ज़्यादा उस पर ख़र्चा आ जाता है। चिकन की जो का स्टॉक है उसकी कमी भी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पेशावर में चिकन की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। जी ठीक है वकास, थैंक यू सो मच, आपने अपडेट किया। लाहौर हो, फैसलाबाद हो या फिर पेशावर हो, पेशावर तक भी रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं। जैसे माया ने कहा ना, मैं उसको ही कोट करूंगा कि पर लग गए हैं इस वक्त मुर्गियों की कीमतों को भी। तो ये कीमतों को पर क्यों लग रहे हैं, ये पर लगने की वजह क्या है, ये हमें जाननी है। तो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो सलमान मुनीर साहब हैं, ब्रेक के बाद वो हमारे साथ होंगे, उनसे हम वजह जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्यों पर लग रहे हैं। फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, क्योंकि वक्त पे जाने से पहले हमने आपको फैसलाबाद और फिर पेशावर में मुर्गियों की कीमतों और डीलर्स क्या कह रहे हैं। लेकिन जहां तक कीमतों की बात है, पूरा पाकिस्तान इसको सफर कर रहा है। अचानक से कीमतों में इतना बड़ा जंप आना क्या वजह हो सकती है, हमारे साथ शाज़िब ने वक्त पे जाने से पहले बताया था। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सलमान मुनीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमारे साथ शामिल प्रोग्राम में। लेकिन ये कोई त्यौहार की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि ईद उल फितर है इसलिए मुर्गियों की जो है वो डिमांड ज्यादा होती है, और ईद उल अज़हा में जो है वो गोश्त ज्यादा होता है इसलिए कीमतें नीचे आ जाती हैं। क्या ये वजह हुई है या कोई और वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, अभी जो फिलहाल पिछले 2-3 दिनों में प्राइसेस बढ़ी थी, वो तो क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड आया ईद के साथ, जो है वो पिछला वीकेंड भी छुट्टी थी और इस वीकेंड पे कुछ लोगों ने पिछले वीकेंड को ईद मनाया, वीकेंड कर लिया कुछ ने, तो सप्लाई उसकी वजह से जो थी ईद पे अच्छी खासी सेल हुई है, और जो फार्मर का स्टॉक था वो सारा जो है वो बिक गया। तो इसलिए ईद के बाद जो है वो 2-3 दिन थोड़ी शॉर्टेज रही, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्राइसेस ज्यादा हुई थी। और अब पिछले अगर आप 1-2 दिन में देखेंगे तो सप्लाई दोबारा काफी हद तक बहाल हो गई और प्राइसेस पिछले मेरे ख्याल से 2 दिन में भी 50 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। सर ये ईद तो की बात लॉन्ग वीक जो एक थोड़ा सा जो इम्पैक्ट था वो इसकी वजह से सर, ये लॉन्ग वीकेंड की वजह से था, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं जब से ये जल्द की बीमारी आई है उसके बाद भी हमने देखा कि इस बात का फायदा उठाया जा रहा था, क्योंकि जाहिर बात है लोग अवॉइड कर रहे थे बीफ खरीदने पे। तो अब हम देख रहे थे कि हर जगह मुर्गी की कीमतें ऊपर जा रही थी। क्या ये भी एक वजह है कि क्योंकि गोश्त नहीं खरीदा जा सकता तो मुर्गी की कीमतें बढ़ा दो, क्योंकि लोग मजबूर हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाए? क्योंकि ईद तो अभी आई है, हम ईद से पहले से देख रहे हैं कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा इसके लिए आपको 2 मिनट आपको समझना पड़ेगा इसका प्रोसेस क्या है। एक तो ये कि जो ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड की पोजीशन होती है मुर्गी में, चाहे मुर्गी गोश्त हो चाहे अंडे हो, इसकी दोनों चीजों के अंदर, अब ये जो सिलसिला है सप्लाई एंड डिमांड का, ये आपको कोविड से 2019 से लेकर आज तक देखना पड़ेगा।
उस वक्त सर आप कोविड से लेकर आज तक देखें तो उस वक्त भी हम कह रहे थे कि जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है और महंगाई हो रही है, ये जो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा होती जा रही है कि फार्मर की पहुंच से बाहर हो रही है। पिछले एक साल के अंदर कुछ 1500 रुपए से ज्यादा फीड की बोरी की प्राइस बढ़ चुकी है। उसमें वजूहत है और खास तौर पे जो अभी जनवरी में जो सो कॉल्ड मिनी बजट आया था उसमें इतने सारे टैक्सेस हमारे इनपुट मटेरियल के ऊपर लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो जब इतनी प्राइसेस बढ़ी तो फार्मर को नुकसान होना शुरू हुआ और फार्मर को जब नुकसान हुआ तो उसने फार्मिंग कम कर दी। हम पिछले एक से 2 साल के अंदर हम समझते हैं तकरीबन 30 से 35% फार्म बंद हो चुके हैं और जो फार्म चल भी रहे हैं, अगर एक आदमी की कैपेसिटी 1 लाख मुर्गी की थी तो वो 50,000 मुर्गी डाल रहा है, वो 1 लाख मुर्गी डाल ही नहीं रहा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है फार्मिंग करने के। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया, इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ने की वजह से फार्मिंग कम हो रही है। जब फार्मर को नुकसान होता है तो फार्म बंद कर देता है और जब फार्म बंद हो जाएंगे तो जाहिर बात है प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, यानी कि मुनीर साहब आप ये कह रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हुई, मिनी बजट आया कोविड के बाद और ये भी महंगाई हुई तो फार्मर को जो है वो महंगा पड़ना शुरू हो गया अपनी मुर्गियों को पालना या उनकी ग्रोथ करना। उसकी वजह से मुर्गियां जो हैं वो कम आईं। जब कम उनकी ग्रोथ हुई तो वो कम मिल रही थी, लेकिन उस पर जो एट दी एंड कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर आता है कि उससे वो सारा जो है वो बदला, मैं कहूंगी अपने जमाने में कि बदला लिया जाता है क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन को उतना ही जो है वो फेस कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं या बढ़ गई हैं? देखिए प्राइसेस एज आई सेड बिफोर, प्राइसेस कोई भी, चाहे फार्मर हो चाहे मिडिल मैन हो चाहे रिटेलर हो, कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक लाइव चीज है, एक पेरिशेबल आइटम है। ये रोजाना का इसका रेट खुलता है सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस के ऊपर, इसकी प्राइस कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर हम मिसाल के तौर पे अगर आज 250 रुपए की फार्म से मुर्गी बिक रही है तो फार्मर तो चाहेगा कि रोजाना 250 रुपए की बिके, बट ही कैन नॉट डू दैट। ये आपकी अपनी बात में सलमान साहब, आपकी अपनी बात में एक जवाब हमें मिल रहा है कि इसका मतलब है कि फिर तो डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ाई जा सकती हैं, जब दिल करता है तो कम भी की जा सकती हैं। जब आपको लगा कि आपकी सेल नहीं हो रही तो आपने कम भी कर दी और जब आपको लगा कि अब तो हमारी मुर्गी बिक रही है तो फिर जितनी मर्जी प्राइस ऊपर ले जाओ। नहीं देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि प्राइसेस कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर प्राइस कंट्रोल कर सकते तो हम रोज 250 रुपए की मुर्गी बेचते। हम तो ऐसा नहीं करते ना, मुर्गी 150 रुपए की भी बिकती है, 200 की बिकती है, 250 की बिकती है, बिकॉज ये मार्केट है, ये ओपन मार्केट है। अगर एक फार्मर अगर 200 रुपए की बेचेगा और अगर मार्केट में ओवर सप्लाई, दूसरा फार्मर फॉर एग्जाम्पल 180 रुपए की बेच देगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो ये प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करती हैं, कोई भी प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है और क्योंकि महंगाई हम लोग के इनपुट मटेरियल पे इतने ज्यादा लगा दिए गए। पंजाब में मुर्गियों में कोई बीमारी की फैलने की जो है वो इत्ला आई है, क्या इसमें कोई सदाकत है या नहीं? जरा करते जाइएगा क्लियर थोड़ा सा। नहीं, इसमें कोई एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम जो रूटीन के किसी भी जानवर के अंदर होती है वो रूटीन में आती रहती है, सीजनल इशू होता है वो, मगर उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि अभी कोई बीमारी आई हुई है जिसकी वजह से मुर्गी शॉर्ट हो गई हो, ऐसा कुछ बात नहीं। ऐसा कोई बात। थैंक यू सो मच वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सलमान मुनीर साहब हमारे साथ बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप शामिल थे, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। आपको मौक़िफ़ आना बहुत जरूरी था ताकि अवाम को क्लैरिटी मिले, लेकिन अवाम को बहुत सारी जगहों पे और भी क्लैरिटी की जरूरत है। बिल्कुल क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी की जरूरत इसमें है कि महंगाई क्यों हो रही है। सवाल हमारा पहले भी पिछली हुकूमत से भी यही था, अब नई हुकूमत से भी यही है कि महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। जो IMF प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो सका है, डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर वैसे ही कम हो रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो आटे का बहरान है वो भी सर उठा रहा है, पंजाब में जो कीमतें हैं आटे की वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो रमजान पैकेजेस थे वो तो माया खत्म हो गए और वो खत्म होने के बाद जो एक नई लहर है महंगाई की वो हम देख रहे हैं। लेकिन इस नई महंगाई की लहर को काबू कैसे करना है, जो नई हुकूमत है क्या वो काबू कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, इसी मामले पर बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से ठीक ठाक हैं। खुर्रम साहब, हम तो उम्मीद कर रहे थे हुकूमत बदलेगी, IMF का नया जो प्रोग्राम है वो बहाल होगा, डॉलर की कीमत नीचे आएगी, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही है, वैसे ही बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और इन्फ्लेशन भी वही की वही है, डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से आपसे जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत बदल गई लेकिन महंगाई ना बदली, महंगाई वैसी ही बढ़ती जा रही है, क्या कोई चांसेस हैं कि मौजूदा हालात में महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सकेगा? अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, गुड मॉर्निंग।
जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग। देखें, हुकूमत बदलने से एकदम से महंगाई में चेंज तो नहीं आएगा, क्योंकि एक जो है प्रोसेस होता है, और आपको पता है कि कीमत जो है वो बढ़ती और कम जो होती है वो एक एक सर्टेन टाइम के बाद होती है। और ऐसा नहीं होता कि अभी कोई आया और उसने अगर अनाउंस भी किया तो फौरन से कोई चीज़ जो है वो उसका इम्पैक्ट आए। पूरी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा स्केल होता है। और दूसरा ये होता है कि जो है ना, सर्टेन टाइम फ्रेम होता है बाइंग का, एक बल्क बाइंग का और फिर उसकी बल्क सेलिंग का। यानी कि अगर कोई हम ऑयल खरीदने जा रहे हैं तो ऑयल में 22 दिन 25 दिन लगते हैं पूरे कंसाइनमेंट को आने में और उसकी प्राइसेस की एवरेज होने में, फिर इसको पास ऑन करने में, क्योंकि एक पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गवर्नमेंट चेंज हो तो फौरन से जो है वो महंगाई में कमी हो जाए या फिर कुछ ऐसा जादू हो जाए। ये पिछली गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी थी, ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी अभी तक, और से पिछली गवर्नमेंट्स का भी यही है और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन दूसरी जो मैं बात कहूंगा वो ये कि जो इस गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए थे पिछले कोई 2-3 वीक्स में, जब से गवर्नमेंट आई है वो ले सकती थी, लेकिन वो पॉलिटिकली जो है ना वो हार्ड स्टेप्स थे। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस में इजाफा करना, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना, या एटलीस्ट उनके लिए करना जिनके लिए जो सब्सिडी डिजर्व नहीं करते, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए या 1000 सीसी की गाड़ी के नीचे वालों के लिए सब्सिडी को रखना, और उससे ऊपर जो गाड़ियां हैं 1300 सीसी है या 3000 सीसी, 4000 सीसी, 5000 सीसी की गाड़ियां हैं, उनके लिए जो है सब्सिडी ना सिर्फ खत्म करना बल्कि उस पर टैक्स भी इंक्रीज करना, क्योंकि उनको इतना फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल की कीमतें जो है अगर बहुत ज्यादा चेंज होती भी हैं। तो इसलिए ये काम कर सकती है गवर्नमेंट। फिर मार्केट जल्दी बंद करना, फिर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करना, फिर जो है आपके वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को इनकरेज करना। तो गवर्नमेंट ने एक चीज उल्टी की इनफैक्ट, कि उन्होंने एक दिन और बढ़ा दिया काम का। तो प्रॉब्लम ये है कि एक दिन बढ़ाने से ये होता है कि आपकी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर ओवरऑल जो यूटिलिटीज हैं उसमें आपकी एनर्जी यूज होती है, और आपकी और ज्यादा फैक्ट्री चलती है उसमें एनर्जी यूज होती है, तो आउटपुट से ज्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। तो इसलिए ये अच्छा किया उन्होंने, वापस ले लिया साइड जो है वो उसको। बल्कि दुनिया भर में तो 4 दिन का वीक हो रहा है। उसकी वजह ये है कि 4 दिन में भी आधा काम जो है घर से। हम तो ये बात करते हैं कि अपने में भी खासतौर पे कोशिश की जा रही है कि फ्राइडे भी ऑफ कर दिया जाए बाद से एवरीवन हैज टू टेक ऑफ। बट साथ सर आप कह रहे हैं, हुकूमत की बात करें, खुर्रम भाई, वजीर आजम आए दिन जो है वो ऐलान कर रहे हैं सस्ते आटे का। सस्ता आटा तो दूर की बात, आटा मिल ही नहीं रहा। इस बहरान से भी मतलब फिर ऐलानात का क्या फायदा, क्या समझते हैं आप? जी देखें, ये इस तरह के ऐलानात करने से ऑफकोर्स मैं आपको वही कहूंगा, ये पॉलिटिकल जो है वो स्लोगन्स होते हैं। इससे ज्यादा बेहतर ये गवर्नमेंट ने ये किया है कि गवर्नमेंट ने पहले ही जाके टाइम नहीं लगाया, पहले ही IMF के पास चली गई, पहले ही अपने फ्रेंड्स के पास चली गई, सऊदी अरेबिया चली गई, UAE चली गई। ये अच्छा किया है। इससे ये हुआ कि एक प्रोसेस चल पड़ा कि जी अगले 2-3 वीक्स में कोई ना कोई खबर ऐसी आ सकती है IMF के फ्रंट पे, सऊदी अरेबिया के फ्रंट पे, UAE के फ्रंट पे, जहाँ पे आपको इमीडिएट फ्लोज मिल सकते हैं। लेकिन ये हल नहीं है। ये हमेशा हम यही करते हैं, स्टॉप गैप सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, दोस्तों के पास जाती है, कहती है जी थोड़े से पैसे दे दो, IMF के पास जाती है जी थोड़े से और आप हमें पैसे दे दें। तो ये इन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन साथ साथ आप जैसे एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करना है, अदरवाइज जो है ना इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। और हम यही समझना चाह रहे हैं ना कि जिस तरीके से खुर्रम साहब हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जाहिर बात है हुकूमत बदलती ही तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि कोशिशें ऐसे इकदाम उठाए जाएं, ऐसा कुछ किया जाए कि एटलीस्ट कुछ कंट्रोल हो इन्फ्लेशन। क्योंकि हम बेसिकली बात तो अवाम की कर रहे हैं कि अवाम जो महंगाई से परेशान है, इसका मतलब फिर हम ये कहें कि अभी पूरे साल कोई चांसेस नहीं है जिस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं उससे यही एक्सपेक्ट किया जाए कि महंगाई आने का कोई चांस नहीं है इस पूरे साल। जी देखें, अगले 3 से 4 महीने तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि महंगाई में बहुत कमी आएगी, बल्कि इजाफा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अभी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ाई नहीं है। ऑयल जो है $113 पर बैरल पे खड़ा हुआ है, और हमारी जो सब्सिडी है वो पहले 60-70 अरब की थी, पिछली गवर्नमेंट ने जहाँ रोकी थी। इस गवर्नमेंट ने भी रोकी हुई है, तो वो तो 100 अरब पे चली गई है, क्योंकि उस वक्त ऑयल प्राइसेस 95 पे थी और अब जो है 113 पे चली गई है। तो अगर 100 बिलियन रुपीस पे पहुंच गई है तो वो कहाँ से पूरी होगी? अब वो हमें टैक्सेस तो अब इतने मिल नहीं रहे, टैक्सेस एक सर्टेन ग्रोथ हो रही है। तो दूसरा एरिया कौन सा है? वो है कर्जे लेना। तो अगर हम वही कर्जे लेंगे, उसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स देखे ना कहाँ चले गए। जो शरह सूद है वो 15% तक पहुंच गया, आपको पता है मार्केट में। ये पिछले कुछ 22-23 साल 24 साल का हाई है जो कायबा। जी खुर्रम भाई, अभी आपने कहा 3 से 4 हफ्ते में कोई खबर आ सकती है, क्योंकि इन्होंने हुकूमत ने वक्त नहीं ज़ाया किया, वो फौरन जो है वो IMF की तरफ चले गए, सऊदी अरब की तरफ चले गए। आपको क्या लगता है, जरा सा हमें और भी क्लैरिटी करते जाएंगे, 3-4 हफ्ते में हम क्या चेंज देख सकते हैं?
आप कोई चेंज नहीं दे सकते, बल्कि हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस को बढ़ाया जाए, पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, उसका इम्पैक्ट महंगाई पे आएगा, महंगाई पे ज्यादा आएगा। लेकिन एक और तरीका यह है जिससे महंगाई पे इम्पैक्ट रिलेटिवली कम आ सकता है, वो यही है जैसे मैंने पहले कहा कि जो सब्सिडी डिजर्व करता है। आपको पता है टोटल जो सब्सिडी है, अगर 60-70 अरब जा रहे हैं, 100 अरब जा रहे हैं, तो 60 से 70% तो बड़ी गाड़ियां हैं वो इस सब्सिडी का फायदा उठा रही होती हैं। इवन मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो इतना फायदा नहीं उठा रहे होते। तो हमें ये करना है कि टारगेटेड सब्सिडी दें, यानी कि जहां सब्सिडी बनती है वहां दें, बाकी सब्सिडी को जो है वो पास ऑन करें, यानी कि बड़ी गाड़ियों से सब्सिडी लें, टैक्सेस लें, और जहां टैक्स जो नहीं दे रहा उससे टैक्सेस लें और यहाँ पे पास ऑन करें। तो होगा ये कि स्मार्ट तरीका हो सकता है कि सब्सिडी को भी मैनेज किया जाए, एनर्जी को फिर कम करें। एनर्जी की कंजम्पशन को कम कैसे करें? मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं। आप जो है गाड़ियां कम से कम यूज होंगी। फिर आप वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ आप मार्केट्स को बंद करें, मार्केट्स को 6 बजे 6:30 बजे बंद कर दें और सुबह मार्केट को जो खुलती है 9 बजे खोलें और अपना काम करके टाइम पे बंद कर दें। रात को 12 बजे तक मार्केट ना खोलें। इस तरह के स्टेप्स लेना। और गवर्नमेंट की अपनी जो मूवमेंट है, गवर्नमेंट की अपनी एम्प्लॉयज की मूवमेंट जो है, उनके अलाउंसेस को पेट्रोल के अलाउंसेस को कम किया जाए या उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए। देखिए वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी होगी ना, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, और 4 दिन का वीक कर दें फॉर द टाइम बिंग। और 5वां स्टेप ये लें कि इम्पोर्ट्स को बंद कर दें। जो ये बड़ी गाड़ियां हैं ना, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स हैं या रेवोज हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जो फिनिश प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं हम, जो जिन्हें कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स कहते हैं, गाड़ियां इंपोर्टेड बड़ी जो फ्यूल गजलर्स हैं, इनको बंद कर दें। तो टाइम बिंग को बंद कर दें, वहां से सेविंग्स भी होगी। वर्किंग हार्ड के साथ साथ वर्किंग स्मार्ट भी करना पड़ेगा थोड़ा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये करेंगे तो आपकी महंगाई में रिलेटिवली कमी हो सकती है, बट आप 6-8 महीने ये एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे या इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ जाएगी। आई विल कीप रिपीटिंग दिस। खुर्रम भाई आपने बड़ी अच्छी बात की। आई विल कीप रिपीटिंग दिस, जो आपने अभी कहा है कि साथ साथ अगर आपने रिलेटिवली डिफरेंस लेकर आना है इन्फ्लेशन और महंगाई की तरफ, तो वर्क होम का कल्चर जो है वो थोड़ा दिनों के लिए हमें करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, दिन कम करने पड़ेंगे काम के, ताकि जो है लोगों के ज्यादा से ज्यादा जो है वो अखराजात कंट्रोल में आए। हमारे कम से कम इस्तेमाल। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच खुर्रम भाई फॉर बीइंग ऑन द शो। यू हैव अ ब्लेस्ड डे। इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे, लेकिन अच्छी खबरें अल्लाह करे कुछ ना कुछ आए। लेकिन वो कह रहे 3 से 4 हफ्ते में को मजीद बड़ा महंगाई का ही बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इंडिविजुअली भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्यों ना करें। कंपनीज कर सकती हैं कि अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम कराएं या ऐसे तरीके अपनाएं कि आपको जो एनर्जी है वो कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े। इस तरह से भी एनर्जी बताई जा सकती है। हर साल जब ईद आ रही होती है तो हम कहते हैं कि देखो जी बाजारों में कितना रश था। बाजारों में रश तो सर इस बार भी देखने में आया, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा कम कारोबार होने के। यानी कि लोगों ने विंडो शॉपिंग ज्यादा की और खरीदारी कम की। नो आइडिया। रश तो बहुत था, जैम ट्रैफिक्स थी, उसके बावजूद जो है ताजिर बरादरी का कहना है कि रिकॉर्ड खरीदारी पर नहीं, खरीदारी ना होने का टूटा है। आवाम ने जो है वो उस तरीके से खर्चा नहीं कर सका, क्योंकि जाहिर है अभी हमने खुर्रम भाई के साथ भी बात हुई, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन इस बार ईद के जो असरात थे वो ताजिर बरादरी पर और कारोबार पर बहुत। और ताजिर बरादरी ये कह रही है, ताजिर इत्तेहाद ये कह रहा है कराची का, कि उनके मुताबिक रवां ईद के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 अरब रुपए की शॉपिंग हुई। यानी कि कोविड के दिनों में भी, पिछले साल जब कोविड था तब भी 30 अरब की शॉपिंग हुई थी। कहते हैं रमजान के आखिरी के दिन होते हैं, तरावियां खत्म हो जाती हैं, बाजार खुले होते हैं, लेट तक लोग आगे की शॉपिंग कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन? ताजिर बरादरी का कहना है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आखिरी अशरे में 40% से भी कम का जो है वो फायदा पहुंचा। कैन यू इमेजिन? अच्छा, गहमा गहमी तो हम बहुत देख रहे थे इससे पहले, और देख रहे थे कि बाजारों में रश भी था, फैमिलीज निकली हुई थी, लेकिन उस तरह से खरीदारी नहीं हुई। माया तो क्यों ना जान लें ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, बखैर आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वाकई में जरा हमें फिक्र हो रही है कि हम लोगों ने बड़ा रश देखा, अवाम का बड़ा हुजूम देखा, फिर क्या वजह हुई कि 40% से भी कम की जो है वो कारोबार में जो है वो मुनाफा हुआ? जी अतीक साहब। वालेकुम सलाम। इसमें कोई शक नहीं कि लोग आए मार्केटों में बच्चों के साथ, खवातीन का एक हुजूम था, लेकिन जब कीमतें मालूम की तो वो जो शॉपिंग के इरादे थे विंडो शॉपिंग तक महदूद हो गए, और इसमें बहुत लोग जिन्होंने खरीदारी नहीं की, या फिर 80% लोगों ने खरीदारी की जो सस्ते माल, कम कीमत की अशिया थी। गुज़िश्ता सालों में ऐसा भी हुआ कि ईद सेल के सिलसिले में लोग पहले अशरे के गुजरते ही मार्केटों की तरफ उमड़ आए, लेकिन इस मरतबा आखिरी अशरे में भी वो हुजूम ना बन सका जो ईद शॉपिंग के हवाले से
एक हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है। तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा इसके बावजूद कि ईद एक ऐसा त्योहार है जो हर शख्स अपने बच्चों के साथ मनाना चाहता है। हर घर में लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े सवरे रहे, नए कपड़े पहने, और वो फिर ईद की खुशी को लोग महसूस करते हैं। ये आस मिडिल तक तो रही, मिडिल टू लोअर क्लास में ये उम्मीद, ये आस पूरी ना हो सकी। और एक मैं मार्केटों में खुसूसन खुद हैरान होता रहा कि जब मैंने ताजरों को आखिरी अयाम में मायूस देखा, इसलिए कि लोग वापस लौट गए, लोग मार्केटों में आए, फिर वो तफरी करके, लेकिन अतीक मीर साहब जैसे बिल्कुल तफरी करके वापस लौट गए। हम यही समझना चाह रहे हैं कि क्या इसकी वजह महंगाई है, कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग गए और मजबूर हो गए ना खरीदने पर, उन्होंने बेहतर यही समझा कि घर जाया जाए और विंडो शॉपिंग करके हम घर चलें, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा महंगी हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब उनको ये लग रहा है कि बेहतर यही है कि चीजें ना खरीदी जाए। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो देखिए, हर रमजान में हमने देखा कि जैसे रमजान शुरू कोई ना कोई इस तरह आजमाइश के बादल मैशत पर मंडलाए। कभी आपने देखा रोजाना वो टारगेट किलिंग का, फिर अगले साल हीट स्ट्रोक आ गया, फिर कोरोना आ गया, इस मरतबा बदतरीन सियासत बहरान आ गया। लेकिन तसलसल के साथ लोगों की क़ुव्वत खरीद कम होती चली गई, लोग नान नुस्खे तक महदूद हो गए। किचन आइटम्स तकरीबन पिछले 3-4 साल में वो दुगनी कीमतें बढ़ गई, ये हर शख्स जानता है। लोगों से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों का पेट पाले या उनके बदन पे नए कपड़े हम पहनाएं, क्या करें। तो उसका असर फिर इस किस्म के त्योहार पे आता है। और लोग कर्ज भी लिया लोगों ने, कई लोग ईद के लिए वो गुल्लक में पैसे डालते रहते हैं, कई लोग गुल्लक तोड़ के चिल्लर लेकर आए दुकानदारों के पास। तो इसके बावजूद कि इतनी शदीद ख्वाहिश थे कि वो ईद त्योहार बनाए, लेकिन उसके बावजूद अतीक मीर साहब, आप थोड़ा सा बता सकते हैं, बार अगर 25 अरब का जो है वो सिर्फ पता चला कि 25 अरब तक की जो है वो शॉपिंग हुई है, तो जाहिर है 25 अरब बहुत होते हैं। तो ये भी जरा बता दीजिए कि पिछले रवां सालों में कितने ज्यादा शॉपिंग का जो है फिगर कुछ जहन में है, अभी आप हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में ईद शॉपिंग के हवाले से 2015 एक मिसाली साल, जब 70 अरब रुपए की शॉपिंग हुई और रमजान मुबारक के पहले रोजे से ही मार्केटों में लोगों ने खरीदारी के लिए आना शुरू कर दिया। अब फिर तदरीज कम हुआ, इतना कम हुआ कि आप देखिए 7 साल के बाद आज हम बड़े मायूस कुन फिगर्स पे हैं। और जो दुकानदारों से, खरीदारों से हमने एक असेसमेंट किया, वो 25 अरब से ज्यादा नहीं बनता। तो ये पाकिस्तान की मईशत के ज़वाल की भी निशानी है, लोगों की क़ुव्वत खरीद की भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और महंगाई की जो एक आसार शिकल सूरत हाल है वो भी सामने आती है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की तो जो बेसिक नीड्स। अतीक मीर साहब, आपने बताया कि लोग जिस तरह आ रहे थे शॉपिंग, जिस तरह शाहजेब ने भी कहा कि विंडो शॉपिंग ज्यादा हो रही थी क्योंकि वो देख रहे थे कि उनकी जेब से ज्यादा चीजें महंगी हैं, बाइंग पावर बहुत ज्यादा है वो थी। तो अब मुझे जरा ताजर लोगों के बारे में, क्योंकि महंगाई तो उनके लिए भी है, घर में तो उनके भी बच्चे हैं, कफालत तो उन्होंने भी करनी है, उनके लिए कितना बड़ा झटका था, वो कितने मायूस हुए, उनके क्या तासुरात थे? देखिए, ताजरों के वो तो अवाइल रमजान में हिम्मत ही नहीं थी कि बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदे, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक खरीदा, क्योंकि इसमें बेशतर इन शराइत पर स्टॉक जमा किया जाता है कि ईद के फौरी बाद उसकी अदायगी करनी होती है, तो वो अदायगी उसके गाले पड़े हैं, वो किस तरह अदायगी कर पाएंगे। ये एक ताजरों के लिए एक सवाल है। दूसरा ये कि पूरे साल में यही वो ये जो ये रजब का महीना होता है, शाबान का महीना है, फिर रमजान है, तो इसमें शादियां भी होती हैं, ईद का त्यौहार भी होता है, तो लोग इसमें स्टॉक जमा करते हैं, ये उम्मीद होती है। लेकिन इस महीने का पिट जाना, इस सीजन का पिट जाना, ये ताजिरों के लिए ऐसे ही जैसे मौसम बहार में उनकी फसल उजड़ गई। बहुत ताजिर हैं जिनको मैंने देखा, उनकी आंखों में मायूसी के साए थे,
उन्हें नहीं समझ आती कि जब इस सीजन में वो कुछ नहीं कमा पाए तो आने वाले दिन क्या होंगे, क्योंकि तनख्वाहें भी देनी है, बिजली के बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, दुकानों के खराजात हैं, बहुत बुरी सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि हम देखते थे कि वो जो बड़े कारोबार हैं वहाँ चूंकि लोग महंगी अशिया खरीद लेते हैं, ऐसी भी दुकानें जहाँ 15-20 हज़ार के शलवार सूट खरीदे गए, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत बड़ी तादाद नहीं है, ज्यादा तादाद कम है। बिल्कुल लतीफ मीर साहब, 2000 के जोड़े खरीदे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच ने हमें शो में ज्वाइन किया और इस हवाले से आप हमें बता भी रहे थे कि ताजर वाकई बहुत परेशान रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि ईद पे जो शॉपिंग का रुझान है वो बहुत कम रहा, जो कारोबार है वो बहुत कम हुआ, लेकिन जो इसमें महंगाई का तासर तो एक है, वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो ताजिर बरादरी है वो भी बड़ी परेशान है। जैसा कि माया ने कहा कि उनको भी कफालत करनी है अपने घर की, उनको भी अपने बच्चों का पेट पालना है, तो उनके लिए परेशानी बहुत बढ़ गई। यानी कि महंगाई का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सब पर आ रहा है और हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआएं और हमदर्दी और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर होने की दुआ के साथ साथ यहाँ पे सब सारे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया को दी छोटे से वक्फे की इजाजत। हम अभी वापस आएंगे और ओवर ईटिंग कितनी जरूरी और कितना नुकसान इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़ेब अहमद के साथ। और यही माया खान और यही शाज़ेब अहमद जब ईद का दिन था तो बहुत खा पी रहे थे, और हम सब की कोशिश होती है ईद उल फितर पर दावतों का एहतमाम होता है, रिश्तेदारों के, दोस्त अहबाब के, और सब रिश्तेदार जब मिल बैठते हैं तो सिर्फ एक काम होता है कि या तो बातें कर लें या फिर खाना पीना हो जाए। और इस खाने पीने में बहुत सारी फ्राइड चीज़ें भी होती हैं, बहुत इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी फिटनेस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। इस तरह मेन्यू बताया गया है, जिसने खाया होगा वही बता सकता है। मैं तो खामोश बैठी हूँ, तो मैंने ज्यादा कुछ खाया नहीं। ईद का मौका होता है, ईद पे कोशिश होती है कि पूरे रमजान, क्योंकि आपने ज़ाहिर है फास्टिंग में गुजारा होता है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि ईद के दिन जो ना अच्छा सा नाश्ता हो, हलवा पूरी का, और दोपहर हो तो बेहतरीन कोई फ्राइड चीजें हो, शाम हो तो कुछ चाय के साथ हो, रात हो तो बेहतरीन कोई तो आज जैसे लोगों के लिए वो मुहावरा बनाया गया है कि ऐसे खा रहे ऐसे आज ईद का दिन हो है ऐसी लोगों की वजह से फिर होता है। लेकिन फिर जो होता है ना वो बदहजमी जो होती है, फिर वो गैसें चढ़ती हैं और फिर वो गैसों के बाद सरों में दर्द होता है और फिर वो गुड़गुड़ होती है, पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए ये सवाल में पता नहीं क्यों भाई, इसलिए हो रहा है कि आपने खाया है और क्यों हो रहा है? खाया भी नहीं है आपने, मर्द के खा लिया आपने, जो है दस्तरखान को जो है अटैक किया आपने, हमला किया है। और फिर क्या होता है, हर 2-5 मिनट बाद आप कह रहे थे अच्छा ज्यादातर इस जो ईद की, क्योंकि गर्मी बहुत थी, लोगों ने कहा कि प्यास बहुत लग रही है, उसमें वो पानी कम और वो मशरूबात ज्यादा पीते चले गए, उससे पेट खराब हो गए, सेहत खराब हो गई। मैदे की तेजाबियत, सीने में जलन, बदहजमी की शिकायत, ये तमाम चीजें जो हैं ये देखने को मिलती हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे ईद पर जब मौका हो, ईद का मौका हो, तो वैसे ही खाएं, दरमियाना खाएं और कोशिश करें कम खाएं, हौसला करें, हौसला। लेकिन ये जो डाइट में एकदम तब्दीली आती है रमजान के बाद, इसमें आपको कैसे अपना ख्याल रखना है, क्या करना है ताकि आपकी सेहत मुतासर ना हो, ताकि आप फिट रहें। हमारी टीम ने भी पूरे पकवानों की तस्वीरें लगाई हैं, साथ में फुटेजेस आप लोग देख रहे हैं, आप उसमें आपको और दिल चाहेगा सुबह कढ़ाई नजर आ रही थी, है ना, कढ़ाई। हमारे साथ है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहबा चावला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिलेटेड ईद मुबारक। और आपने शाज़ेब की तरह ही उतना ही खाया डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा तो माशाल्लाह बहुत फिट रहती हैं, डॉक्टर साहिबा बड़ी जो है ना अपनी कंट्रोल डाइट रखती हैं। डॉक्टर साहिबा हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, जब ईद का मौका आता है ना या कोई ऐसा मौका आता है रमजान के बाद, तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अच्छा जी, आई एम गिल्टी टू, खाया है लेकिन सिर्फ ईद पे खाया है, ये नहीं किया उसके बाद हैंड ब्रेक ही नहीं लगाई। Of course, all of us are human beings और लोगों को inhuman expectations नहीं देनी चाहिए। So, but ईद के बाद ब्रेक लगा ली थी अगले दिन। लोगों की ये नहीं है कि इतवार तक ब्रेक लगी नहीं है, because I've been seeing people posting on their timeline के ईद की नेक्स्ट दावत, ईद की नेक्स्ट दावत, ईद का नेक्स्ट हैंग आउट। तो बस आपने वो एक दिन चीट डे करना होता है। हाँ, मतलब ईद के 3 दिन होते हैं, वो ईद के कई 100 दिन मना लेते हैं और फिर वो खाने चलते रहते हैं ईद के।
हाँ, स्पेशली जो हम लाहौरी हैं, हमारे यहाँ पे तो संडे तक ईद मनाई गई है, तो उस वजह से आप जब 4, 5, 6 दिन आप चीट डे करेंगे ना, फिर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, फिर चेंज होगा। एक दिन का चीट डे आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आपको 1-2 किलो भी चढ़ गया होगा और फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो गया होगा। तो खाली ईद के दिन आई नो कि ईद के दिन सबने एंजॉय करना होता है, और वो भी आप तब करें जब आप पूरा रमजान जो है वो अच्छी नीट क्लीन जो है न्यूट्रिशनल हाइजीन पर रहे हैं, देन यू डिजर्व टू एंजॉय। I did, so I enjoyed. Exactly. अच्छा डॉक्टर साहबा, क्यों फर्ज करें आज हमारे यहाँ भी यही हुआ, क्योंकि दावतें होती रही माशाल्लाह, कोई सुबह पे आ रहा है, कोई दोपहर में आ रहा है, कोई रात में। मैं कहा दावतें हुई, मैंने दावत अपनी नहीं की, शायद मुझे इशारा कर रहा है आपकी मौजूदगी में। मैंने बड़ा कंट्रोल रखा रमजान में भी और ईद पर भी, बहुत थोड़ा थोड़ा चखा सब कुछ। लेकिन एक चीज किस तरह अगर आज देखें, क्योंकि नया वीक शुरू हो रहा है, ईद के बाद पहला वर्किंग वीक, एक्चुअली एक्टिव वीक स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है पेट में गुड़गुड़ की शिकायत लिए हुए हैं, मरोड़ों की शिकायत लिए हुए हैं, उनके जो है वो स्टमक अपसेट हुए हुए हैं, तेजाबियत हो रही है। क्या करना चाहिए सूरत में जब काम पे भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, नौकरियां कारोबार भी करने हैं? व्हाट शुड वन डू? एनर्जी भी चाहिए साथ। ऑफ कोर्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये करें, जब आपने अगर गलती से कभी भी 2-3 बुरे चीट डेज गुजार लिए, जो आपका पहला वर्किंग डे है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने 8 बजे दफ्तर पहुंचना है, 7 बजे घर से निकलना है, आप 3-4 बजे उठें और उठ के 1 घंटा वॉक कर लें। काफी हद तक आपकी जो एसिडिटी है, जो बदहजमी है, जो ब्लोटिंग है, वो नीचे चली जाएगी। आप कंपैरेटिवली ऑफिस के कपड़ों में खुद को बेटर फील करेंगे। जब इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ जाए, या अगर मुझ पे भी आ जाती है, तो उठ के अगले दिन अगर आपने एक्टिव प्रोडक्टिव दिन गुजारना है ऑफिस पे, 3-4 घंटे पहले उठ के 1 घंटा वॉक कर लें। एंड मेक श्योर कि आप 3-4 पानी के ग्लास पी चुके हों, जिसमें आप 1-2 नींबू पानी के ग्लास पी चुके हों। कंपैरेटिवली आपकी तेजाबियत भी कम हुई होगी, आप खुद को डी ब्लोटेड भी फील करेंगे। और जो आपका पहला दिन होगा इस चीट डे से रिकवर होने वाला, जरूरी नहीं है कि नेसेसरी, डेफिनेटली ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, लेकिन उस दिन आपने नाश्ता करना है। अगर आपका दिल उस दिन नहीं मान रहा है, पूरा दिन खाने का दिल नहीं मान रहा, आप पूरा दिन बिल्कुल भी मत खाएं जब तक आपको नहीं लगता कि आपकी गैस्ट्रिक टॉलरेंस, यानी आपका जो स्टमक है वो खाने को एक्सेप्ट करना शुरू करे। दिन अपना वॉक से स्टार्ट करें, नींबू पानी से स्टार्ट करें, और उस दिन जरा खुद को थोड़ा सा फाका दें ताकि आप शाम तक बेटर फील करना शुरू करें। लेकिन हाइड्रेटेड रहें, पानी बहुत पीते रहें उस दिन। दिस इज अ गुड टिप। अच्छा, और साथ में ये भी देखते हैं ना, हाइड्रेटेड रहना तो खैर बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंटली। और आजकल तो खास तौर पर जितनी हीट वेव्स चल रही है, इतनी हीट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हाइड्रेटेड जरूर रहें। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि रमजान में हमारी इतनी अच्छी डाइट होती है, शाम में अफ्तारी होती है और अफ्तारी में हम फ्रूट चाट खा रहे हैं, उसके बाद भी बड़ी कंट्रोल डाइट ले रहे हैं, और उसके बाद जब ये मसालेदार खाने शुरू होते हैं, उससे अगले दिन से जो ईद से शुरू होते हैं, उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेते, तो इसमें भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है कि मसाले, ये तमाम चीजें जो हैं, ये मिर्च मसाले ये कम से कम खाएं, और अपनी डाइट वैसी ही रखें, अपना फ्रूट का इंटेक वैसी रखें, अपनी जो एक आपकी हेल्दी डाइट है वो वैसी कंटिन्यू करें आगे भी। मैं तो लोगों को, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सिंध में मैं कहीं कह रही थी कि अल्लाह ताला ने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ही दे दिया हुआ है। आपको 7-6 शवाल के रोजे भी मिले हुए हैं। रमजान के बाद अपनी बॉडी को देखें ना, नॉर्मल रूटीन में करने का एक अच्छा तरीका है कि ईद के बाद अगर आप 6 रोजे रख लेते हैं, बिल्कुल आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बड़ी अच्छी तरह से वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और जो बहुत तेज मसाले होते हैं, ये एक अननेचुरल चीज है, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। आपकी बॉडी को, ये आपके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम को जरूरत से ज्यादा एक्टिव करती है, गट सर्कुलेशन को जरूरत से ज्यादा एक्टिव करती है। ये आप एक दिन ही बर्दाश्त कर सकते हैं, और हसास गैस्ट्रिक सिस्टम वाले तो इसको एक दिन भी, या बैड गट बैक्टीरिया वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि ये रूटीन आपने दूसरे या तीसरे दिन की तरफ लेकर जानी है। और उसके बाद मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करती हूँ रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अलावा भी, कि रोजों के बाद भी अगर आप हफ्ते में, जो इमीडिएट हफ्ते आए हैं, आप हफ्ते में 2 या 3 रोजे रखते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटर अडेप्ट होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल रूटीन। तो थोड़े रोजे रखते हुए अपनी रूटीन छोड़ें, दूसरी रूटीन की तरफ आए। अच्छा, टॉप 3 वो क्या चीजें हैं जो, क्योंकि हीट वेव का जो है शाजिब ने भी जिक्र किया, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो है वेदर एक्सपर्ट भी थे, हीट वेव आने वाला है कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में। क्या टॉप 3 चीजें हैं जो आप इस वक्त अपने सुनने वालों को मशवरा देना चाहेंगी? फिर मैं उससे रिलेटेड अगला सवाल करूंगी। जी।
जी, पानी तो एवरीबॉडी नोज। नींबू पानी एक मैं बता दूं कि हर कोई पिए, दिन में 2-3 ग्लास पिए, आपकी बॉडी की पीएच को भी ये बैलेंस करता है। दूसरी चीज, कद्दू फैमिली के जितने भी वेजिटेबल्स हैं, पंपकिन फैमिली के 26 से 26 वेजिटेबल हैं, रोज कोशिश करें कि आप पंपकिन सूप बनाएं, या माड़ू आ जाता है, तोरी आ जाती है, घी आ जाता है, इन सब्जियों को अपने खानों में इंक्लूड करें। जितनी भी कड़वी सब्जियां, मैं डेली आपको बताऊं समर्स में करेले का जूस पीना शुरू कर देती हूँ, उसमें नींबू डाल के और हरा सेब डाल के और पानी के साथ उसको ब्लेंड करके आपकी बॉडी के इंटरनल हीट स्ट्रेस को ये आपके पास कम करता है स्टार्ट। और जो भी लोग बाहर से आते हैं, एक चीज होती है उसको आप हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, पानी आइस क्यूब्स वाले पानी में फौरन अपने दोनों पैर डाल दें और 15 से 20 मिनट के लिए अपने पैर डाल दें। ऑफ कोर्स जो आपकी पेरिफेरल वेन्स होती हैं पूरी बॉडी में जा रही होती हैं, बिल्कुल हाइड्रोथेरेपी करें। ऑफिस से आके डेली आप हाइड्रोथेरेपी करें। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, सैंडलवुड पेस्ट जो होता है, ठीक है, उसको अर्के गुलाब के साथ मिक्स करके आप माथे पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप लगाएंगे, आपका टेम्परेचर कूल डाउन होगा। और अगर बहुत ज्यादा ऐसे कान लाल हो रहे हैं, बॉडी में गर्मी फील हो रही है, कैस्टर ऑयल लेकर अपने बिग टो पर आपने उसका मसाज करना है, ठीक है। और जो बिग टो होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है पीनियल ग्लैंड के साथ, दिमाग में, वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। और ये आपने 10 से 15 सेकंड के लिए मसाज करना है और ये बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करता है। पंपकिन फैमिली के वेजिटेबल्स खाएं, कड़वी सब्जियां खाएं, मेलन्स ज्यादा से ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, नींबू पानी लें। डिनर में प्रोटीन कम लें, एनिमल प्रोटीन कब लें, क्योंकि आप जितनी एनिमल प्रोटीन लेते हैं स्टमक को उतना ही एसिड सिक्रीट करना पड़ता है, तो वो भी बॉडी की जो इंटरनल हीट सिचुएशन है, इंटरनल हीट कंडीशन है, उसको बढ़ाता है। और समर्स में कोशिश करें डिनर, मैं अपना डिनर आजकल 4 बजे कर रही हूँ ताकि मेरे स्टमक को ठीक ठाक मौका मिले रेस्ट करने का, जब हम सो रहे हो हमारा स्टमक बहुत ज्यादा एक्सर्ट ना करे। और इसके साथ साथ जो लोग डॉक्टर साहब 3 चीजें जो ना करें हीट वेव में। सबसे पहली चीज बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ना खाएं। मैंने आपको बताया वो आपकी गट सर्कुलेशन तेज करता है, बॉडी में थर्मोजेनेसिस आपके पास बहुत ज्यादा तेज करता है। प्रोटीन आपने रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जंक फूड का कंजम्पशन कम से कम करें, ठीक है। जो आपके पास अननेचुरल फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, उनका कंजम्पशन कम से कम करें। वो आपके पास बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं, आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी बहुत ज्यादा डिले करते हैं। नेचुरल फैट्स अच्छे तरीके से डिले करते हैं, ये उस तरह से डिले करते हैं कि आपके गट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। और टाइट कपड़े मत पहने गर्मियों में, ठीक है। कूल लगने के लिए आप खुले कुर्ते भी पहन सकते हैं, उसमें भी आप कूल लगेंगे। जब आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपकी बॉडी में इंटरनल हीट स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है। अपनी आसानी देखें, कूल तो सब लग सकते हैं, अपनी आसानी देखनी सही चाहिए। बात है, तो किसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो कौन से कपड़ों में आप कंफर्टेबल हैं कि आपको वो गर्मी महसूस ना हो। अक्सर लोग फैशन के चक्कर में ना बड़े मोटे कपड़े और बड़े अजीब किस्म के कपड़े कह रही हैं। बहुत अच्छा मशवरा दिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपकी जो टिप्स है ना, मैं आज अपने सोशल मीडिया पे भी डालूंगी आपके नाम से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई शाहजेब उन्होंने, टेक्निकल चीजें है ना, कितनी टेक्निकल चीजें, सब मैंने नोट्स बना लिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सबको होनी चाहिए एटलीस्ट। इस गर्मी में जब आपको पता है कि ऐसा सख्त मौसम है कि इस गर्मी की शिद्दत में आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार कर लेनी चाहिए। और आज हम यही कोशिश कर रहे थे आपको मौसम के बारे में बताएं भी, और क्या एहतियात आपने करनी है वो भी आपको बताएं। लेकिन एहतियात के साथ साथ ईद के साथ साथ ईद की खुशियों के साथ दावतों तो हम निपटा चुके हैं और वो तो चलती रहेंगी। लेकिन साथ में हम ये देख रहे हैं कि जब हम दावतें निपटा रहे थे तो पाकिस्तानी एक कोपैमा मुल्क का नाम रोशन कर रहे थे, जो कि हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि मुल्क का नाम रोशन करते रहें, ऐसे आगे बढ़ते रहें, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम बुलंद करते रहें। पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज खान और शहरोज काशिफ ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी को सर कर लिया। और नेपाल के पहाड़ी सिलसिले में ये वाकया, ये चोटी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 8,568 मीटर बुलंद है ये, और ये 20 साल कोपैमा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं शहरोज काशिफ, जो कि तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन चुके हैं। यंगेस्ट माउंटेनियर। वाह क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस जनाब। और साथ साथ जैसा शादिब ने बताया कि सबसे कम उम्र तरीन आप उसे सरबाज खान 8,000 मीटर से बुलंद 14 में से 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी माशाल्लाह बन गए। और अचीवमेंट पर नेपाल से हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। हैव यू एवर बीन टू नेपाल? I have been to Nepal twice. आपने भी छोटी सर की थी? मैंने सिर्फ शॉपिंग सर की थी और मैं वहाँ पर जंगल से होकर आ गई थी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी ग्रीन और वहाँ की खवातीन बड़ी जबरदस्त मजबूत होती हैं। तो इसी अचीवमेंट में हम बात करते हैं, और ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कोपैमा शहरोज काशिफा में ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहले पाकिस्तान में। काशिफा आपको, शहरोज काशिफा आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो जिस तरीके से हमारी अभी भी हम सबकी ईद गुजरी है, तो आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। लेकिन ईद के मौके पर भी आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे थे और ये आपने कामयाबी समेटी है।
क्या जज्बात थे आपके, खासतौर पर जब आप दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन पहाड़ी जो चोटी है वो सर कर ली आपने, और कम उम्र तरीन आप ये एक, मैं तो कहूँगा एक बहुत बड़े स्टार बन गए? क्या बात है। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं अपने कौम का और अपनी जितने भी माँ बाप, बहन भाई, दोस्त लोग जितने भी हैं, और आप सब मीडिया वालों को भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब का कि इन्होंने जो है, इनकी दुआओं की बदौलत, मेरे मुल्क की दुआओं की बदौलत जो है वो मैं अपने मुल्क का झंडा, पाकिस्तानी जो झंडा है वो दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी और हिंदुस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी पे जो है वो लहराने के लिए पहला पाकिस्तानी बना। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये सब कुछ, क्योंकि ईद का मौका भी था, और ये मेरी दूसरी ईद है जो घर के बगैर है, तो वो फैमिली को मिस करना और वो सब चीज़ों को मिस करना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो था वो कठिन रास्ता था ये। लेकिन भी अपने मुल्क की दुआओं की बदौलत जो है आपके लिए बहुत बड़ा है, इवन तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि आप ईद पर अपने फैमिली के साथ नहीं थे लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। मैं इसी तरफ आ रहा था शहरोज कि ये ट्रैक कितना मुश्किल था, ये सर करना चोटी कितना मुश्किल था, कितना आपको वक्त लगा, और नेपाल का जो ये पहाड़ी सिलसिला है ये कितना मुश्किल है, कितना कठिन रास्ता है इसका? ये मेरी करियर की जो है वो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पीक थी, क्योंकि एक तो ये है कि मैसिव है, दूसरी बात ये है तीसरी बुलंद तरीन चोटी, और कैंप 4 से मतलब 7300 से 8500 तक 20 घंटा मुझे लगातार क्लाइंब करना पड़ा। 20 आवर्स नॉन स्टॉप लगातार क्लाइंब किया। शाम को हम तकरीबन 7 बजे चलना शुरू हुए, अगली शाम को 4 बजे जो है वो मैं समिट पे पहुंचा, और आई वाज द एक्सपीडिशन लीडर ऑफ दिस टीम। मैं इस एक्सपीडिशन पे लीड कर रहा था सबको, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ग्लेशियर से चलना, ऊपर से बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, फैसिलिटीज भी इतनी नहीं है, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये। अनबिलीवेबल। आपका तो माशाल्लाह, आपका तो मुझे हेयर स्टाइल देख के मैं इतनी इंप्रेस हो गई, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ एफ्रो स्टाइल, बट आपका ये नेचुरल कलर है या आपने कराया हुआ है? आपका वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मैं नहीं, मेरे जो बाल है वो बिल्कुल नेचुरल है, और मैं कुछ भी नहीं करवाता। आई यूज्ड टू स्ट्रेट देम क्योंकि मुझे कर लिए अच्छा, जैसे कि आप जिक्र कर रहे रोज के तकरीबन 20 से 22 घंटे मुसलसल इस रास्ते पर चलना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये कहना बड़ा आसान है 20 से 22 घंटे, लेकिन ये करना, और वो भी ऐसे रास्ते पर करना, दुनिया के मुश्किल तरीन इस पहाड़ी सिलसिले में करना, बहुत मुश्किल काम है। कितनी जगहों पे लगा कि ऐसे हार मान रहे हैं कि छोड़ो, कभी हिम्मत मतलब टूट जाए या छोड़ो। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर क्या सोचते हैं? जज्बा वापस कैसे आता है, हिम्मत वापस कैसे आती है? नहीं, मुझे 8 साल हो गए हैं क्लाइंबिंग करते हुए, अगर इधर हार माननी थी तो 8 साल का सफर किस लिए काटा है मैंने। बिल्कुल बनता ही। क्या बात है भाई। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं होता है कि जवाब दे देती है, या फिजिकली इतना ज्यादा वो हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं कि आप कहते हैं यार मुझे अब यहाँ पर कुछ रुक जाना चाहिए। कहीं पर ऐसा हुआ, कहीं पर परेशानी ऐसी आई कि आप हिम्मत हार रहे हो लेकिन फिर भी आप चलते रहे हो? देखें, हिम्मत तो बिल्कुल थी मेरे अंदर, लेकिन एक पॉइंट पे क्योंकि चल चल के रात को -30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और एक टाइम पे तो बस आप कहते हो कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, अपने माँ बाप को आखिरी दफा याद करते हो, मुल्क को आखिरी दफा याद करते हो आप, और आप कहते हो कि बस अगर अज़म किया है तो मैंने जाना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, सेफ्टी आपकी अल्लाह के हाथ में है। देखें, अल्लाह ने वही बात है कि इंसान को मेहनत और कोशिश दी है, बेशक कामयाबी वो देता है लेकिन मेहनत और कोशिश इंसान के हाथ में है। मैंने भी मेहनत और कोशिश की, मैं जो है वो सब कुछ भूल गया था, जान की परवाह किए बगैर जो है वो मैंने इस चोटी को सर किया, और ये सिर्फ अपने मुल्क के है। माशाल्लाह। शहरोज, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जब माउंटेन या हाइकिंग की भी बात आती है लोग डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, बट माउंटेनियर बनना एक ऑब्वियसली इस तरह के अचीवमेंट्स, मतलब सोचना ही उस तरफ जाना, उसकी ट्रेनिंग से गुजरना, उसके अलग अलग स्टेजेस और लेवल्स पर जाकर पास करना और ग्रुप में शामिल होना, लोग कहते हैं यार बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जिनको शौक तो है लेकिन वो डर जाते हैं? देखिए, आई थिंक कि आप कभी भी माउंटेन को कॉन्कर नहीं करते हो, आप माउंटेन पे जाते हो अपने डर को कॉन्कर करने के लिए।
तो मैंने भी अपने डर को कॉन्कर किया है और मैंने भी इस डर नाम की जो चीज है ना, जो इंसान के अंदर एक घर बना लेती है और उसके बाद जब वो बस जाती है उसके अंदर, तब वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब मैं डर से नहीं डरता हूँ, मैं कुछ अलग करता हूँ। क्या बात है, शहरोज आप माशाल्लाह अभी सिर्फ 20 साल के हैं, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो मुझे बताइएगा आपने आगाज कब से किया, कब शुरू किया ये सब कुछ करना, प्रैक्टिस कब से शुरू की, इसकी ट्रेनिंग कब से शुरू की और कितना अरसे तक आप इसकी ट्रेनिंग करते रहे, क्योंकि आपका ये टारगेट तो माशाल्लाह बहुत बड़ा था। मैं 11 साल की उम्र से सब कुछ स्टार्ट किया मैंने, और मैंने इसकी ट्रेनिंग तो हर माउंटेन के लिए अलग, मतलब अगर मैंने कंचनजंगा को किया तो मैंने 1-2 महीने या 4-5 महीने पहले इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी एक्सरसाइज वगैरह करने। लेकिन मेरी पीक्स ये 3 है, अभी तो एक हुई है, 2 के लिए मैं परसों जा रहा हूँ। वो दुनिया की चौथी और 5वीं बुलंद तरीन चोटी। नाइस, वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट शहरोज, और बहुत अच्छा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट टाइम जब आप इंशाल्लाह ये वाली अचीवमेंट करके आएंगे, फिर आपसे हम एक कौमी जो है वो नगमा भी सुनेंगे, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के लिए इतना करते हैं तो वहाँ पर होता है इंसान वहाँ पर या तो कौमी तराना गाए या फिर कोई कौमी नगमा गाए, ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पाकिस्तान का नाम ही रोशन करते जाइए। और आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ आप लोगों के लिए जो पेश किया गया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि हीट वेव आ रही है, रखिएगा अपना ख्याल, और गर्मियों से बचने के लिए या लू से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। कैसे हमने शदीद गर्मी से शदीद सर्दी का जिक्र किया ना आखिर में, हम -30 में ले गए आपको, लेकिन हम ऐसे ही आपको घुमाते फिराते रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, कल भी प्रोग्राम जरूर देखना है, कल आपको मजीद नई स्टोरीज हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी, लेकिन हीट वेव में आपने खास तौर पर अपना बहुत ख्याल रखना है। मुलाकात होगी आपसे कल। माया खान और शाहजेब अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।